हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सेंटर ऑफ मास का एक अच्छा क्वेश्चन। एज शोन इन द फिगर, व्हेन द स्फेरिकल कैविटी सेंटर्ड एट O ऑफ रेडियस 1 इज कट आउट ऑफ द यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R सेंटर एट C। देखो स्फीयर का सेंटर तो आपका C है स्फीयर का, और उसमें से जो कैविटी काटी है उसका सेंटर O है। ठीक है, तो देखो मैंने बनाया ये तो स्फीयर का सेंटर है और इसकी जो रेडियस है ये वाली यहाँ बना देता हूँ। ये जो रेडियस दे रखी है ना, ये कैपिटल R दे रखी है, और ये वाली जो रेडियस दे रखी है उसने कैविटी की, ये कैविटी का सेंटर है। ये जो कैविटी काटी है ना उसका सेंटर ये है, और जो पूरा ये स्फीयर है उसका सेंटर C है ना। तो इसकी रेडियस उसने 1 दे रखी है। ठीक, द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग साइडेड पोर्शन, जो रिमेनिंग साइडेड पोर्शन है ये वाला जो जिसमें दिख रहा है, उसका जो सेंटर ऑफ मास है उस स्फीयर के वो G है। तो G सेंटर ऑफ मास है रिमेनिंग पोर्शन का। ठीक है ना, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास है ये। ठीक, ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी R कैन बी डिटरमाइन द इक्वेशन। R की इक्वेशन कौन सी सही होगी ये पूछा है। अब जरा सोचना क्या है, पहले इन सबके कोऑर्डिनेट लिख दो। एक बार बताओ मेरे को, अगर इस कैविटी की रेडियस ये 1 है तो ये भी तो रेडियस कैविटी की है 1 मीटर। तो आपको नहीं लगता कि ये जो रेडियस होगी ये 2 मीटर होगी? भाई कैविटी की रेडियस, डायमीटर बोल दिया, ये कैविटी का डायमीटर 2 मीटर ये वाला। तो ये वाला पॉइंट को आप ऑरिजिन मान रहे हो 0 0, तो मैंने इसको कोऑर्डिनेट लिख दिया 0 0, ऑरिजिन माना मैंने इसको। ऐसे समझ लो कि ये एक्स एक्सेस है और ये जा रही है आपकी वाई एक्सेस। अगर इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं तो इस कैविटी के सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? तो कैविटी के सेंटर के कोऑर्डिनेट देखो, ये R है, ये R और ये 1, तो ये आपको नहीं लगता ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो R-1 होनी चाहिए? तो इस सेंटर O के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो R-1 और Y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। इस O पॉइंट के सेंटर लिख दिया। लगे हाथ G वाले पॉइंट के भी सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट लिख दो। तो एक बात बताओ, ये 2 है और ये R है और ये 2 मीटर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 2 - R होगी, लेकिन कोऑर्डिनेट वाइज देखें तो ये नेगेटिव एक्सेस में पहुंच गया। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -2 -R और -0। ये माइनस क्यों लगाया? तो कि नेगेटिव एक्स में आ गया। तो देखो मैंने इन तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं। पहले सबसे पहले तो ये करो। अच्छा, दूसरी बात, ये स्फीयर है तो इसमें कौन सी मास डेंसिटी हो सकती है? और यूनिफॉर्म स्फीयर था, कौन सी मास डेंसिटी होती है? तो वॉल्यूम मास डेंसिटी होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास है ये, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास है। अब इसे कैविटी वाले प्रॉब्लम से कैसे करते हैं सॉल्व, वो देखते हैं बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये खत्म कर लिया हमने। अब ऐसा एज्यूम कर लो कि इसकी यहाँ पे तो खाली जगह है, यहाँ पे तो वॉल्यूम मास डेंसिटी 0 होगी, लेकिन इस 0 को ऐसे लिख लो ρ - अब इसका क्या मतलब है बताता हूँ। एक काम करिए, पहले आप एक स्फीयर बनाइए। लो बना लिया, और इस पूरे स्फीयर का सेंटर जो था हमारा वो C था, C। ठीक है, और ये मैंने इसको ऑरिजिन माना था, तो ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने 0 0 माने थे। इस पूरे को आप ऐसे मान लो कि अभी कोई कैविटी नहीं निकाली, इसमें से पूरा भरा हुआ है, पूरा स्फीयर है ये, ध्यान रखना, डिस्क में समझ लेना स्फीयर ऐसा। अब इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट तो मेरे को मालूम है, तो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो यही होगा ना बेटा, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास। अब छोड़ो कैविटी को भी, पूरे स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है मास, तो सेंटर पे ही होगा। जो इस स्फीयर का सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहाँ होगा, तो इस स्फीयर का मास कितना होगा बेटा? m1। मान लो इसका m1 है और वो मैं निकालना चाहता हूँ। तो इसमें 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मास डेंसिटी कितनी है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास
रो है तो इसके पूरे वॉल्यूम का मास लिखना चाहें तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का रो तो 2 मीटर क्यूब का 2 रो, तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है ना इसका, तो मास कितना हो जाएगा रो इंटू 4/3, रेडियस इसकी कैपिटल आर दे रखी है भाई, रेडियस इसकी कैपिटल आर है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास रो, तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का मास इतना हो जाएगा, और ये मास इसके सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा यहाँ, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि सारा किसी स्फीयर का टोटल मास जो उसके सेंटर ऑफ मास पे लाई करता है तो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट भी लिखे हुए हैं। अब इसमें से जो केविटी निकाली ना, ये जो केविटी निकाली है कुछ इस तरीके से निकाली है, ये केविटी निकाल दिया आपने भाई, और इसका जो सेंटर है कुछ वो यहाँ है ओ, और ये वाला सेंटर सी है, देखो ऐसे तो है, और ये जो दिख रहा है ना ये जी है, तो इसके कोऑर्डिनेट में पहले लिख चुका हूं, ये अब केविटी काट के निकाली होगी इसमें से, तो ये पूरा स्फीयर होगा, ऐसे सोचो ये भी पूरा स्फीयर है और इसकी रेडियस है आपकी 1 मीटर, है ना, 1 मीटर। अब सोचो पहले इस स्फीयर का माइनस के रो लिखूंगा और इसका प्लस के रो। माइनस का क्यों लिखा, क्योंकि वैसे वॉल्यूम मास डेंसिटी नेगेटिव नहीं होती है, मास डेंसिटी कभी नेगेटिव होती नहीं है, लेकिन काट के निकालने तो मान लेते हैं ऐसा। अब इसका अगर मैं मास लिखूंगा तो ये इसका सेंटर है बेटा, स्फीयर का, ये सेंटर नहीं है इस स्फीयर का, इस वाले स्फीयर का सेंटर ये है, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है ना स्फीयर का, तो ये ही है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। तो इसका अगर मैं मास m2 मान लूँ तो रो माइनस का, और इसका वॉल्यूम लिखूँ तो 4/3 पाई, और रेडियस तो 1 मीटर क्यूब है तो 1 का क्यू लिखेंगे तो ये इतना ही आएगा, माइनस के रो 4/3 पाई, और ये इसके सेंटर ऑफ मास पर लाई करेगा यहाँ पर m2, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने निकाल चुका हूँ पहले से ही, ये रहे ओके, r-1, 0, ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट, तो देखो इसे x1 मान लो, इसे y1, और इसे मान लो x2, और इसे मान लो y2, ठीक है। अच्छा सर अब क्या करना है, अब फॉर्मूला लगा दो, केवल क्या है XCOM इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 ओवर m1 प्लस m2, क्योंकि आपने पॉइंट मास मान लिए है ना, इस पूरे का मास यहाँ पर मान लिया, इस पूरे का मास यहाँ पर मान लिया। अब देखो सोच के बताओ, अगर इसमें से ये वाली केविटी बाहर काट के निकाल दोगे तो डायग्राम ऐसे नहीं बन जाएगा भाई, ये पूरा भरा हुआ, ये भी पूरा भरा हुआ, ये वाली केविटी इसमें से आप काट के बाहर निकाल दोगे तो ये केविटी यहाँ ऐसे दिखेगी, और बाहर निकाल दोगे तो वही केविटी ऐसे दिखेगा फिर। हाँ सर बिल्कुल ठीक, तो इसीलिए जो पूरा भरा हुआ माना है मैंने, और माइनस इसलिए माना है क्योंकि पहले इस केविटी की डेंसिटी कितनी थी, 0 तो थी बेटा, इसीलिए ऐसे लिखा है मैंने इसको, ठीक है, ऐसे लिखने का तरीका होता है। चलिए आगे XCOM, अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट देखें तो आपको नहीं लगता कि ये रिमेनिंग पोर्शन का ही तो सेंटर ऑफ मास है, हम जिसको निकाल लें इसके, ये तो XCOM और YCOM हैं रिमेनिंग पोर्शन के, तो XCOM की वैल्यू कितनी है बेटा, -2 r, हाँ माइनस का क्यों लगाया समझ में आया, ठीक है, बिस साइन लिखते हैं m1, तो m1 लिखने से तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि वो 0 हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, और x कोऑर्डिनेट इसका कितना है देखो m1 का 0, ये तो 0 हो गया, m2 ये रहा, माइनस का है तो माइनस लिख दो, रो इंटू 4/3 पाई, और इसका x कोऑर्डिनेट देखें m2 का, तो m2 का x कोऑर्डिनेट है r-1, तो यहाँ लिख दो r-1, और दोनों को नीचे जोड़ लो मासेस को, तो रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और माइनस के रो इंटू 4/3 पाई, तो देखो ये तो पूरा 0 ही दिख रहा है, 0 का मल्टीप्लाई हो गया है, इसमें से ये और इसमें से इतना कॉमन ले सकते हैं हम, देखो इतना कॉमन लेके ये कट जाएगा भाई आप इसका, इसमें से तो इधर बचा माइनस का 2 r, और इधर बचा माइनस का r-1, और इधर बच रहा है
आर क्यू माइनस वन, क्योंकि ये कट जाएगा तो यहाँ माइनस वन बचेगा, कॉमन लेके नहीं काटोगे भाई, है ना। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अच्छा सर, अब इसमें एक फॉर्मूला लगा लो, ये वाला। ये फॉर्मूला आपको सबको याद होता है, ए का क्यू माइनस बी का क्यू, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है बेटा, है ना। ये वाले फॉर्मूले मैथमेटिक्स में। तो देखो ए की जगह पे आपका आर है और बी की जगह पे वन का क्यूब है, तो क्या लिखेंगे, आर माइनस वन आर स्क्वायर प्लस वन प्लस आपका आर इंटू वन करेंगे तो आर। तो देखो ये लिख दिया मैंने, आर माइनस वन और आर स्क्वायर प्लस वन प्लस आर। इससे ये कटा एक बार, 0 बार नहीं, एक बार, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 माइनस आर एंड आर स्क्वायर प्लस वन प्लस आर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ रही है बेटा। अब चेक करते हैं इक्वेशन बन रही है कि नहीं हमारी। तो पहली चॉइस मैच कर रही है, देखो 2 माइनस आर ये लिख रहा है और आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, बिल्कुल ठीक, और इक्वल टू 1। ए चॉइस इज करेक्ट। अ स्क्वायर शेप्ड होल ऑफ साइड L equal to a/2 is curved out a distance d equal a/2 from center O of uniform circular disc of radius a. If the distance of the center of mass of the remaining portion from O is minus a by x, the value of x nearest integer. देखो ये फिगर दे रखा है, देखो इस पॉइंट को उसने O माना है और इसकी रेडियस दे रखी है, ये डिस्क है पूरी आपकी, इसकी रेडियस a है और इसमें से d की वैल्यू कितनी है, a/2। तो देखो d सेंटर पे जाके है ना, तो यहाँ पे है बेटा। पहले तो ये रेडियस कितनी है, ये वाली, ये रेडियस पूरी a है, डिस्क की रेडियस हो गई है, और डिस्क के सेंटर से स्क्वायर के सेंटर तक की जो सेपरेशन है वो d दे रखी है, और लेकिन d की वैल्यू a/2 है। तो इसका मतलब ये सेंटर है किसका, स्क्वायर का, और ये कुछ इस तरह से है, ये a/2, ये d दे रखा है वैसे, तो d की वैल्यू a/2 दे रखी है ना। इसको समझो पहले, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्क्वायर बना रहा है जिसका होल, जिसकी साइड a/2 है, ऐसे एक स्क्वायर बनाया है, ये काट के बाहर निकाल दिया है, इसकी ये वाली साइड a/2 दे रखी है, और डिस्क कुछ इस तरह से है बेटा। ये जो फिगर बना रखा है वही मैंने लिखा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे है। अब सोचो इसको मैं क्या मान लूँ, ऐसे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस मान लेता हूँ, एक्स और वाई, इसको ऑरिजिन मान लेता हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए ओ पॉइंट के, तो 0 0, और इससे ये कितनी दूरी पर है, a/2 पर। तो इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है ना ये वाले, वो a/2, 0 हो गया, और रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है माइनस के a/x। तो मतलब ये अगर 0 माना है तो इधर की तरफ आएगा कुछ, -a/x, 0। ये रिमेनिंग पोर्शन के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। हमसे x की वैल्यू पूछा है, तो कैसे सॉल्व करें जरा देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें इसे केविटी प्रॉब्लम से करेंगे। तो आप एक पूरा डायग्राम बना लेता हूँ, डिस्क बना लेता हूँ मैं मैंने ये एक सर्कुलर डिस्क बना ली, ठीक है, जिसका सेंटर O है, और ये पूरी, अभी मान लेता हूँ कि ये पूरी डिस्क है ऐसे, ठीक है। देखो इसकी जो, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, एरिया मास डेंसिटी, सॉरी चार्ज डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी होगी सिग्मा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर देखें तो 0 है, क्योंकि यहाँ पे तो एयर है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा, तो 0 लिख सकते हैं। तो केविटी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले पूरे को एक मान लेते हैं, पूरा डिस्क मान लेते हैं, पूरा भी कोई काट के नहीं निकाला बिल्कुल भी, और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, और इसका पूरी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा, अभी काटा कुछ नहीं इसमें से, बिल्कुल पूरा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, और इसका टोटल मास यहाँ लाई कर रहा होगा m1 सेंटर ऑफ मास पर, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास पर। इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास m1, इस डिस्क का मास निकालना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास है सिग्मा, तो पूरी डिस्क का एरिया कितना,
पाई इसकी रेडियस रखिए ए, तो इसकी रेडियस है आपकी ए, तो डिस्क का एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास सिग्मा, तो पाई ए स्क्वायर का मास सिग्मा इंटू पाई स्क्वायर, ये m1 हो गया। अब इसमें से जो स्क्वायर निकाला है ना ये, तो ये कुछ इस तरह से निकाला है बेटा, ये आपका ऑरिजिन है, पॉइंट O है, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, और इससे a/2 डिस्टेंस पे जाके एक स्क्वायर आपने ऐसे कट कर लिया है, ऐसे, ये डिस्टेंस a/2 है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, a/2, x कोऑर्डिनेट हो गया a/2, ये ऑरिजिन है तो, और इसका y कोऑर्डिनेट हो गया 0। ये डिस्क ऐसे सर्कुलर डिस्क में से एक स्क्वायर प्लेट काट के अलग कर लिया है, और इस स्क्वायर प्लेट की साइड दे रखी है इसकी आपको a/2। अब सोचो ये कट करके, इसमें से अगर कट करके बाहर निकालोगे तो ये ऐसी तो निकल दिखाई देगा, और काटने के बाद इसमें से काट के बाहर निकाल लोगे तो ये ऐसा होगा, और काटने के बाद ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा, ये वाला ऐसा दिखाई देगा काटने के बाद। हाँ सर, तो इसकी मास सरफेस मास डेंसिटी ये है, एरिया मास डेंसिटी सिग्मा माइनस के सिग्मा, और इसकी प्लस के सिग्मा थी। ठीक है, मास डेंसिटी नेगेटिव नहीं होती है बट मान लेते हैं करने के लिए। अब इसका मास, अगर स्क्वायर प्लेट का मास m2 मान लूँ, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास पर, इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास तो ये होगा, यहाँ लाई करेगा m2। अब m2 निकालें तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास है माइनस के सिग्मा, तो इसका एरिया कितना होगा पूरे प्लेट का, तो प्लेट का स्क्वायर प्लेट है तो उसका एरिया साइड का स्क्वायर होता है, तो a²/4 है ना। अब इसमें लगा दो आप फॉर्मूला, XCOM इज इक्वल टू m1x1, क्योंकि पॉइंट मास मान लिया, पूरी डिस्क को m1 मान लिया और पूरी डिस्क का मास m2, पॉइंट मास होगा, ये सेंटर ऑफ मास मान लिया ना बेटा, तो पॉइंट मास इधर से ट्रीट कर रहा है, पूरी डिस्क का मास है ये सेंटर ऑफ मास पर, डिस्क के सेंटर ऑफ मास पर। अब ये रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। XCOM हमें दे रखा है, ये रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये रहा, ये XCOM हो गया, और ये YCOM रिमेनिंग पोर्शन का, तो ये दे रखा है हमें माइनस का a/x। m1 हमने मान निकाला, ये रहा सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर, लेकिन ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट x1, ये y1, और इस m2 का x कोऑर्डिनेट x2, y2, ये वाला, तो ये 0 हो गया x कोऑर्डिनेट इसका। प्लस m2 कितना है, तो माइनस लगा लो, क्योंकि m2 के माइनस में है, तो सिग्मा इंटू a²/4, तो ये m2 हो गया, और x2 इसका x कोऑर्डिनेट कितना है a/2, तो इसका x कोऑर्डिनेट a/2 है, डिवाइडेड, दोनों को ऐड कर लो, सिग्मा पाई a² m1, और m2 था माइनस का सिग्मा a²/4। ये तो बात पक्की है कि सिग्मा a² कॉमन लेके कट जाएगा, ये तो पूरा ही 0 हो गया, ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई था, सिग्मा a² कट गया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस a/x माइनस का a/8, और नीचे सिग्मा a² कॉमन ले लिया था, तो यहाँ बचा पाई, और यहाँ बचा सिग्मा a² कॉमन लिया तो 1/4, ऐसे a से a काट दो और माइनस से माइनस काट दो, तो बचा यहाँ 1/x 1/8, और यहाँ से 4 एलसीएम ले लो, तो 4 पाई माइनस 1, और 4 से a काट दिया 2 बार, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x की वैल्यू आई 2 4 पाई माइनस 1, तो लिख सकते हो 8 पाई माइनस के 2, 8 पाई की वैल्यू 3.14 लिख लो माइनस के 2। 8 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2 और 1.35 आएगा, और ये 25.12 माइनस के 2, इसे घटाएंगे तो 23.12। लेकिन ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बेटा, इसमें इंटीजर वैल्यू लिखेंगे तो इसका अप्रॉक्सीमेट इंटीजर लिखें तो 23 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू 23 होनी चाहिए। इंटीजर टाइप में हमेशा इंटीजर भरते हैं 23, यहाँ पर 23 भरना चाहिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म, इंपॉर्टेंट लाइन है,
फ्लैग शेप्ड लैमिना, थिन फ्लैट प्लेट ऑफ मास 4 kg। ठीक है, ये मैंने फिगर बना रखा है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। देखो मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको आप चाहो तो यहाँ से एक प्लेट मान सकते हो, इसको ऐसे, इसको पूरी एक प्लेट मान लो, इस वाली को, इसको ऐसे, और इसको एक प्लेट मान लो। तो इसका एरिया बता दो पहले, इस वाले का, आप इस वाले का एरिया बताइए कितना होगा, क्योंकि मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसकी ये वाली साइड 1 मीटर है, 1 है, और ये वाली साइड 3 है। तो इस प्लेट का एरिया हो जाएगा 3 × 1, तो इस प्लेट का एरिया हो जाएगा A1 3 मीटर स्क्वायर। और इस वाली प्लेट का एरिया देखें, इस वाली प्लेट का एरिया देखें, इस वाली प्लेट का एरिया, इसका प्लेट का एरिया अलग देख लो। तो इसकी ये देखो, ये साइड 1 और 2, दैट मीन्स ये 1 मीटर है, 1 है, और ये भी 1 है। तो इसका एरिया आ जाएगा आपका A2 1 मीटर स्क्वायर। और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखो इसका एरिया 3 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसका मास होना चाहिए 3 kg और उसका मास होना चाहिए 1 kg, क्योंकि 4 kg का टोटल फ्लैग थिन प्लेट जो है, फ्लैट प्लेट जो है वो 4 kg की है। और मास एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो 3 kg इसका होना चाहिए और 1 kg इसका होना चाहिए। और ये जो मास है वो इस वाले लेमिना के सेंटर पर होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पर, जो यहाँ होगा कुछ। अगर ये टोटल मास 3 kg जो इस पूरे में बिखरा हुआ है, उसे सेंटर ऑफ मास पर एज्यूम कर सकते हैं। टोटल मास जो लाई करता है वो किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर लाई करता है। तो ये 3 kg हो गया, और इसका जो टोटल मास है वो इसके सेंटर ऑफ मास पर लाई करेगा। ये इसका सेंटर ऑफ मास और ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये 1 kg यहाँ लाई करेगा। ये इस वाले का सेंटर ऑफ मास, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं है ये सेंटर ऑफ मास इस 3 kg का है, ये इसका है। पूरे सिस्टम का निकालना है कहाँ होगा, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लो भाई। तो आपको नहीं लगता कि ये जो होना चाहिए ये 1/2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए 1/2, और वाई कोऑर्डिनेट ये पूरा 3 है, तो 3 का आधा 3/2। ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट लिखें, यहाँ लिख देता हूँ। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ये वाला, सोचो यहाँ तक ये 2 है, 2 है, तो ये आपका 1 और फिर ये 1/2 3/2, एक्स कोऑर्डिनेट है 3/2। और वाई कोऑर्डिनेट देखें, यहाँ से यहाँ तक ये 2, क्योंकि अभी 2 लिख रहा है, वाई कोऑर्डिनेट में 2, और ये पूरा 1 है, तो इसका मिड पॉइंट 1/2, 2 + 1/2 5/2, ये 5/2 होगा, है ना। ये इस 1 kg का सेंटर ऑफ मास हो गया। पूरे सिस्टम का निकालना है, अभी पॉइंट मास की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो पूरे सिस्टम का निकालना है। तो लिख लें XUM = M1x1 + M2x2 ओवर, इसे ऑरिजिन मान रखा है हमने, ठीक है। ये M1 + M2, M1 की वैल्यू है आपकी 3 kg, इसे M1 मान लेते हैं, इसे X1 Y1 और इसे M2 मान लेते हैं, और इसे X2 Y2। बस वैल्यू पुट कर दो। M1 है 3 kg, X1 उसका कोऑर्डिनेट है 1/2 प्लस M2 है 1 kg, इसका X कोऑर्डिनेट है 3/2 डिवाइडेड बाई 3 + 1। तो देखो 3/2 + 3/2 दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 × 2, दोनों को ऐड कर लिया, डिवाइड बाई 4, 2 से 2 कट गया, तो ये आया 3/4। 4 का डिवाइड करें तो 0.7 और फिर 2 बचा तो 5, इतना मीटर आया। ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, का एक्स कोऑर्डिनेट है। ऐसे वाई कोऑर्डिनेट निकालें, M1 Y1 + M2 Y2 डिवाइड बाई M1 + M2। M1x कितना है आपका, वही 3 kg है, और M1 का जो y कोऑर्डिनेट है वो 3/2 है, प्लस M2 1 kg है, उसका y कोऑर्डिनेट 5/2 है, डिवाइड बाई 4। नीचे तो टोटल मास तो 4 kg हो गया। अब इसे लिख दें 9/2 और प्लस 5/2, तो 9/2 + 5/2, 9 और 5 14/2
तो 14/2 इंटू 4, 2 से कट गया 7 बार, तो 7 डिवाइड बाई 4, 4 का डिवाइड करें 7 में तो 4, 4 बचा 3, पॉइंट लगा लिए 0, फिर 28, फिर 2, फिर 5, तो 1.75 इतना मीटर। तो x कोऑर्डिनेट है आपका पूरे सिस्टम का 0.75 और y कोऑर्डिनेट है 1.75। तो पॉइंट सी चॉइस होना चाहिए। सी 3 point particles of masses 1 kg, 1.5 kg and 2.5 kg are placed at the 3 corner of right angle triangle of side 4 centimeter and 3 centimeter and 5 centimeter as shown in the figure. The center of the mass of the system is at, है ना। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, ये सेंटर ऑफ मास कहाँ से बता रहे हैं, सब 1 kg से बता रहे हैं। देखो 1 kg 1 kg 1 kg, इसका मतलब 1 kg को हमें क्या मानना है, ओरिजिन मान सकते हो आप, क्योंकि वहीं से बताना है। तो ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। ये तो 5 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। यहाँ रखा है 1 kg, यहाँ 1.5 kg मास रखा है और यहाँ 2.5 kg रखा है। तो इसी को मैंने ऑरिजिन मान लिया, क्योंकि यहीं से सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ऐसा बोला है यहाँ पे एबव 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 1 kg मास से ये सब, ठीक है। तो इसलिए और से ऑरिजिन मान लिया मैंने। अब इसको मैं m1 मास मान लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गए। ये m2 मास मान लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट लिखूँ तो ये x में चला 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर में, पर ध्यान रखना 3,0 सेंटीमीटर। और इसके लिखें तो ये ऊपर तरफ चल रहा है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो 0 x में 0 है और 4 ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हमसे पूछा है। तो लिखो भाई क्या कि XCOM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखो इसका m1 का x कोऑर्डिनेट लिखूं तो देखो 0 है, तो ये x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। m1 इंटू 0 तो 0 हो गया। और m2 का भी लिखूं x कोऑर्डिनेट तो m2 का बचेगा बस केवल। m3 का 2.5, इसे m3 मान लें, तो m3 का x कोऑर्डिनेट 0 है। 2.5 इंटू 0 करोगे ये तो 0 हो जाएगा ना भाई। ये x कोऑर्डिनेट ऐसे लिख लो, चलो इसे x3 ये y3, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे m3 लिखेंगे 2.5 और x3 लिखेंगे 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। अब देखो ये kg में होगा और ये भी kg में होगा, तो kg से kg कटेगा तो x2 सेंटीमीटर में, तो XCOM सेंटीमीटर में, तो गड़बड़ वाली कोई बात नहीं सेंटीमीटर की, ठीक है। तो m2 की वैल्यू पुट कर दो बस, केवल m2 का है 1.5 और x2 कितना है 3, और तीनों को ऐड करें 1 और 1.5 और 2.5, तो 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। ये हो गया 44.5 डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया 0.9 सेंटीमीटर में ही आ जाएगा बेटा, है ना। ऐसे ही YCOM निकाल लो, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो देखो इसका तो y कोऑर्डिनेट 0 ही है, 1 इंटू 0 तो ये तो 0 हो गया। इसका देखो इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 है, y2 0 है, तो m2 1.5 इंटू 0 तो ये भी 0 हो गया। बचा ये m3 आपका 2.5 kg, y3 आपका 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये kg में है और ये सब kg में होंगे, ऐड करके 5 kg से kg कट जाएगा, सेंटीमीटर तो बचेगा। और 25 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, लेकिन पॉइंट लग रहा है 2.5 है इसीलिए 10 आएगा, डिवाइड बाई 5, 5 से काट दो 2 बार तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा YCOM। ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो 0.9 सेंटीमीटर राइट, XCOM 0.9 सेंटीमीटर राइट है, एंड 2 सेंटीमीटर एबव है 1 kg से, तो 1 kg ये रहा, इससे राइट में जाएंगे 0.9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे सेंटर ऑफ मास, मतलब सी चॉइस करेक्ट है ना। और रॉड ऑफ लेंथ L
हैज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी गिवन बाई रो एक्स ए प्लस बी एक्स अपॉन एल का स्क्वायर। इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये लैम्डा है, लीनियर मास डेंसिटी वैसे यहाँ लिख रखा है, किलोग्राम पर मीटर है ना, 1 मीटर लेंथ का मास है ये, एंड ए आर बी कॉन्स्टेंट, एंड ये दे रखा है द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट। ठीक है, सोल्यूशन। तो एक रॉड बना लो थिन, अब इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है रॉड में, एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मास भी इंक्रीज होगा, है ना, 1 मीटर लेंथ का मास बढ़ता जाएगा। ये क्वेश्चन में है, ये रॉड दे रखे हैं। मान लो यहाँ पर x बराबर 0 है और यहाँ x बराबर कैपिटल L है। ठीक है, और इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, ये a प्लस बी एक्स स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर है, ये दे रखे। ये किलोग्राम पर मीटर होता है, ये ध्यान रखना। उसने बोला है जैसे लीनियर मास डेंसिटी 1 मीटर लेंथ का मास है, लेकिन x की वैल्यू जैसे जैसे इधर से चल रहे हैं तो x बढ़ रहा है, तो हर एक 1 मीटर लेंथ का मास इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। जब ऐसा होता है तो इसको तो हमने ऑरिजिन मान लिया, कुछ ऐसे मान लो कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और इसको कोऑर्डिनेट हो गए 0 0। तो x पे जाके आप dx का एक छोटा सा एलिमेंट काट दो ऐसे, ये dx हो गई इसकी थिकनेस। x पे जाके जब dx का एक छोटा सा एलिमेंट काट दोगे ना, तो ये एक पॉइंट मास बन जाएगा। ऐसे कितने इसमें पॉइंट मास होंगे, बहुत सारे, है ना। और एक छोटे से पॉइंट मास के लिए, इस dx के लिए x कांस्टेंट मान सकते हैं। सोचो, अगर इसके लिए अगर मैं कहूँ छोटे से मास के लिए, तो x कांस्टेंट है ना बेटा इतना, और x की वैल्यू कांस्टेंट है, तो एक छोटे से मास के लिए लैम्डा की वैल्यू हम कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ऐसे समझो, इसको चाहो तो यहाँ एक पॉइंट मास की तरह से ट्रीट कर सकते हो। ये रहा dx तो बहुत छोटा होता है, इसीलिए उसके लिए x को हम कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। ये हो गया आपका dm, इसका मास dx हो गया, इसका मास हो गया dm, लेट कर लेते हैं, है ना। तो लैम्डा इसके लिए कांस्टेंट मान सकते हैं, तो इसका dm निकाल सकते हैं। 1 मीटर लेंथ का मास है ये लैम्डा, है ना, 1 मीटर लेंथ का मास है लैम्डा, तो इसकी लेंथ कितनी है dx, तो dm लेंथ का मास कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। 1 मीटर लेंथ का मास लैम्डा, 2 मीटर लेंथ का मास 2 लैम्डा होगा, लेकिन dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो लैम्डा dx। तो लैम्डा की वैल्यू है a प्लस बी एक्स स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर और पूरे का dx। ये dm आ गया भाई। ठीक है, अब सोच के देखो, ऐसे छोटे छोटे इसमें कितने dm होंगे, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट, छोटे छोटे पॉइंट मास हो गए। अब पॉइंट मास का जब आपका ये तो कंटिन्यूस मास बॉडी है, लेकिन अगर एक पॉइंट मास हो बिखरा हुआ, तो उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हम जानते हैं, XUM इक्वल टू कितना होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ये होता है पॉइंट मास जब बिखरे हुए हों। लेकिन इसमें कंटिन्यूस मास है, लेकिन इसको छोटे छोटे इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ोगे तो एवरी पॉइंट मास जो है एक क्या बन जाएगा, एक एवरी टुकड़ा एक पॉइंट मास बन जाएगा। तो इसमें इसका सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं XUM इज इक्वल टू, जैसे इसका x कोऑर्डिनेट कितना है इस पॉइंट मास का, तो x कोऑर्डिनेट हो गया x,0, ये x में हो गया, ये इस पॉइंट मास के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हैं, ये dm मास के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो गए ये x,0। तो इसको लिख सकते हैं हम dm मास लिखते हैं, देखो यहाँ dm मास, और जहाँ ये मास रखा होता है उसका ये x कोऑर्डिनेट होता है, तो जहाँ ये मास रखा है उसका x कोऑर्डिनेट x है। अब ऐसे इसमें बहुत सारे होंगे, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ना पड़े, तोड़ के जोड़ना पड़े, क्योंकि जोड़ना है ऐसे छोटे छोटे को सबको, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन कर देना चाहिए। तो ये सारे ये जो जुड़ रहे हैं ना, m1 x1 m2 x2 ऐसे जुड़ जाएंगे सारे, डिवाइडेड बाई नीचे टोटल मास लिखना है, तो यहाँ पे भी dm का इंटीग्रेशन कर दो। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद भी होगा ये फॉर्मूला। इसमें x का नाम होता है, यहाँ पे x क्या है कि x इज x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास, dm मास के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है, dm मास के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है।
है ना। तो एक्स यू अब निकाल लो, अब क्या है डी एम निकाल लिया और एक्स कोऑर्डिनेट हमें तो एक्स ही मालूम है, तो वैल्यू पुट कर दो। तो एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू डी एम की वैल्यू कितनी, ए प्लस बी एक्स स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर और ये पूरे का डी एक्स, ये तो हो गया आपका डी एम और मल्टीप्लाइड बाई एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ए प्लस बी एक्स स्क्वेयर, ऐसे लिख दो इसको यार, एल स्क्वेयर ब्रैकेट में डी एक्स। ठीक है। अच्छा, इस एक्स का जब मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसका और इंटीग्रेशन बी एक्स क्यू ओवर एल स्क्वेयर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई डी एक्स हो गया। और ऐसे इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए डी एक्स हो जाएगा प्लस बी एल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डी एक्स हो जाएगा। और लिमिट आएंगी एक्स की तो 0 से एल और ये 0 से एल और ये भी 0 से एल और ये भी 0 से एल, ऐसे लिमिट 0 से एल आएगी। यहाँ पे एक्स बराबर 0 है, यहाँ एक्स बराबर, पूरे रॉड के लिए करना है तो बस इंटीग्रेशन करना है, खेल खत्म है ना। थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो a तो बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वेयर बाई 2, लिमिट हो गई 0 टू l प्लस बी अपॉन एल स्क्वेयर बाहर आ गया, ये हो गया x की पावर 4 अपॉन 4 x की पावर n डी एक्स कंडीशन x की पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1 वो लगाया है और 0 टू n डिवाइड बाई a डी एक्स, a तो यही है और x का इंटीग्रेशन x और लिमिट हो जाएगी 0 टू l प्लस बी अपॉन एल स्क्वेयर यही है एक्स क्यू बाई एल और 3 सॉरी और लिमिट हो जाएगी 0 टू एल। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट पुट करने के बाद a बाई 2 एल स्क्वेयर माइनस के 0 तो 0 नहीं लिख रहा प्लस b अपॉन एल स्क्वेयर 4 लिख लेता हूँ यहाँ और l की पावर 4 माइनस 0 तो l पूरे ले देता है डिवाइडेड बाई a एल माइनस के 0 तो एल प्लस बी एल स्क्वेयर और ये 3 और ये हो जाएगा एल क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो इतना ही रह गया। देखो यहाँ से ये एल स्क्वेयर बार कटेगा तो ये एल बार कटेगा, तो यहाँ से आप ए एल स्क्वेयर तो एल स्क्वेयर कॉमन ले सकते हो और एल स्क्वेयर ही कॉमन ले लो। चलो तो ये हो गया a बाई 2 प्लस ये हो गया b बाई 4 ऐसे, और नीचे यहाँ से आप l कॉमन ले लो तो a प्लस b बटे 3। यहाँ से अगर आप एक l से l कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर दो और यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे तो ये 2a प्लस b डिवाइड बाई 4 है ना, और यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे तो 3a प्लस b डिवाइड बाई 3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3l बाई 4 हो गया, ये 3 सबसे ऊपर जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा तो ऐसे हो गया, और ये हो गया 2a प्लस बी और ये हो गया 3a प्लस बी। इतना एक्सियोम आया। वाई सीओम तो 0 ही आएगा क्योंकि उसके वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 हैं, है ना, 0 और वाई कोऑर्डिनेट तो हर जगह पे 0 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3/4 2a प्लस बी और 4 ये 3a प्लस बी एल पीछे लग रहा है इसमें, बी चॉइस हो गया। द सेंटर ऑफ मास अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज x सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्लैट सरफेस। द वैल्यू ऑफ x इज, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं और एक इसको ड्राइव करके भी दिखा सकते हैं। तो पहले डायरेक्ट समझते हैं और हमें क्या याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए वो समझते हैं। पहले ये हमारे पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर, और इसका मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है इसके वॉल्यूम में। इसकी रेडियस अगर r है ये, और इसको ही हम सेंटर मान लें ऐसे, ये x एक्सेस और ये y एक्सेस, तो इस वाले पॉइंट को ऑरिजिन मान लें 0 0। तो इस वाले पॉइंट से ही इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है स्फीयर का, ये इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 3r/8 होता है। इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है हेमिस्फीयर का।
ये हमें याद होना चाहिए। इसको ड्राइव भी कर सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 आएगा और 3r/8 y कोऑर्डिनेट हो। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अगर इस फॉर्मूला में ये चीज़ याद है हमें तो इसको कर सकते हैं। हमसे कह रहा है कि ये आपका 0 और 0 है ना, ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस। इस जगह पे ये 0 है और ये x है और x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। चाहो तो इसे घुमा के बना लो x एक्सेस में, है ना। चलिए ऐसे सही है। तो ये पूछा है तो x की कंपेयरिंग आप इससे कर दीजिए। y कोऑर्डिनेट इसका कितना है 3r/8 है और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है x है। तो x इज इक्वल टू 3r/8 और r दे रखा है हमें कितना 8 सेंटीमीटर। इससे कैंसिल तो x बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। यहाँ पे 3 भर देंगे, आंसर तो खत्म हो गया। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इसका ये कोऑर्डिनेट 3r/8 कैसे, तो इसको समझते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं, है ना। तो इसको ड्राइव करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि y पे जाके dy थिकनेस की एक डिस्क काट लें, है ना, या फिर r पे जाके dr थिकनेस का एक हॉलो हेमीस्फेरिकल स्फीयर काट लें, हॉलो हेमीस्फीयर काट लेते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक तरीके से करके दिखाऊंगा, फिर एक लेक्चर और ना दूंगा दूसरे तरीके से, ठीक है। जरा समझो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सॉलिड हेमीस्फीयर बना लेते हैं, ये, और ये सॉलिड है, ठीक है। और यहाँ से बॉटम से y पे जाके dy थिकनेस की एक डिस्क काट लेते हैं। एक डिस्क ही काटी है, ऐसा लग रहा है कि रॉड सी काट दी है, लेकिन डिस्क है, ठीक है। ये dy थिकनेस की है, ये ऐसे dy थिकनेस की एक डिस्क काटी है और ये इससे y पे गए हैं बेटा। इसकी ये रेडियस कितनी थी कैपिटल R, तो इस डिस्क की रेडियस कितनी है स्मॉल r लेट कर लेते हैं। ये डिस्क की रेडियस हो गई स्मॉल r, ठीक है। और ये आपकी सॉलिड हेमीस्फीयर की रेडियस है कैपिटल R। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि इसका जो मास है इस सॉलिड हेमीस्फीयर में वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। सॉलिड है तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसमें एक डेंसिटी आती है रो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जब मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो फिर वॉल्यूम मास डेंसिटी लेते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है, रो क्या चीज़ है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मास है ये रो केजी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो इसका ये पूरा मास कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ये सॉलिड हेमीस्फीयर है, उसका आधा कर लो, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मास है रो, तो 2/3 πr³ में मास होगा m, क्योंकि m माना है हमने। तो यहाँ से रो निकाल सकते हैं m/2/3 πr³। 3 ऊपर ले जाइए तो 3M/2πr³। एक तो ये बात समझ में आनी चाहिए। देखो इसमें dm थिकनेस का जो इसका मास निकालें, जो डिस्क काटी है इसका मास लिख लें dm। चाहो तो आप इसे ऊपर से देखो ना, टॉप व्यू देखोगे तो डिस्क ऐसे दिखाई देगी, सर्कुलर डिस्क होगी ऐसे। और इस सर्कुलर डिस्क की रेडियस कितनी होगी बताइए, सर्कुलर डिस्क की जो रेडियस होगी वो स्मॉल r होगी, ये वाली। तो ये स्मॉल r डिस्क रेडियस हो गई और इसकी थिकनेस जो होगी, थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ ऐसे, ये इसकी थिकनेस है डिस्क की, है ना। तो ये इसकी थिकनेस होगी dy ऐसे। अब इसका मास हमने dm माना है, तो इस मास को कैसे निकालें, तो देखो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास है रो, तो dm लिखेंगे 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास कितना, तो इसका वॉल्यूम कितना बेटा डिस्क का, डिस्क का वॉल्यूम लिखें तो डिस्क का वॉल्यूम लिखने के लिए स्मॉल dv लिख लेते हैं। इसका वॉल्यूम मान लो dv है, तो रो तो हो गया आपका 3m/2πr³। इस dm मास का अगर छोटा सा वॉल्यूम लिखना चाहते हैं
तो इसका डिस्क का एरिया कितना हो डिस्क का, पाई आर स्क्वायर, और इसकी थिकनेस dy। तो देखो ये वॉल्यूम हो गया इस डिस्क के जो y थिकनेस की, dy थिकनेस की जो डिस्क काटी है उसका वॉल्यूम हो गया, ये छोटा सा वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया और ये थिकनेस हो गई भाई, मीटर स्क्वायर इसके यूनिट हो गई और इसकी मीटर हो गई, तो पूरा वॉल्यूम हो गया ना। अच्छा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ लिख सकते हैं 3 M अपॉन 2 R क्यूब। अच्छा, आर स्क्वायर dy। अब देखो इसमें r भी वेरिएबल है ना, इसीलिए एक वेरिएबल चाहिए, y भी वेरिएबल है तो एक वेरिएबल चाहिए, है ना, क्योंकि डिस्क हमने यहाँ काटी होती तो y अलग होता और रेडियस भी अलग बदल जाती। तो एक काम करते हैं, इन तीनों में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर लिखें तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं, तो 3 M अपॉन 2 R क्यूब और ये आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। अब एक ही वेरिएबल बचा, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है ना, सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड हेमिस्फीयर की रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी, इतना dm आ गया। अब देखो इस वाले पॉइंट के ये dm मास है ना, पूरा डिस्क हो गई, ये dm मास के डिस्क हो गई और उसका मास dm है। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा डिस्क का? तो यही तो होगा बेटा। इसके कोऑर्डिनेट लिखें तो ये होगा x पे तो 0 है और y पे y है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y, है ना। तो अब इसमें कर लीजिए आप YCOM निकाल लो, क्योंकि XCOM तो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो अगर यहाँ से एक सिमेट्रिकल लाइन खींचे ऐसे, तो जितना मास इधर डिस्ट्रीब्यूट है इस लाइन के, उतना ही इधर मास डिस्ट्रीब्यूट है, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर लाई करेगा। बट अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचें तो ऊपर तो मास डिस्ट्रीब्यूट है लेकिन नीचे तो है ही नहीं है, तो सारा मास इधर ही होगा, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर आएगा। तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर आएगा, तो XCOM निकालोगे तो वो तो 0 होगा। क्योंकि क्यों 0 होगा वो भी बता देता हूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ XCOM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू x ओवर इंटीग्रेशन dm। तो x कोऑर्डिनेट dm का क्या है? 0। यहाँ x क्या होता है बेटा? x होता है, x इज अ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। dm मास के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होता है। dm मास के, तो dm मास का ये dm मास हो गया, इसके सेंटर ऑफ मास के ही तो कोऑर्डिनेट है, dm मास का सेंटर ऑफ मास ही है, उसके कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 0 है। अगर x की वैल्यू 0 रख दूं यहाँ तो ये XCOM 0 आएगा। लेकिन अगर हम YCOM निकालें तो इंटीग्रेशन dm इंटू y ओवर इंटीग्रेशन dm। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे y का नाम भी ऐसे लिखना चाहिए? y इज अ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास, dm मास के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट जो कि y है ना, तो ये इसलिए y। dm की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये dm की वैल्यू निकाल रखी है हमने, तो इंटीग्रेशन 3 M अपॉन 2 का क्यूब R स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू dy। ये तो dm हो गया हमारा ऐसे, इसमें y का मल्टीप्लाई भी तो है, y डिवाइड y। इसको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि dm मास जोड़ेंगे तो टोटल मास तो कैपिटल M ही है ना। इसमें डिस्क काटते जाएं dm की, सभी मासों को जोड़ते चले जाओगे तो जोड़ोगे तो M ही तो आएगा। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना ही तो होता है भाई, है ना। तो इसीलिए कैपिटल M सीधा लिख दो जो इसको, ठीक है। यहाँ तक तो आया। अब जरा समझें कि m से तो m कट गया, 3/2 R क्यूब बाहर आ गया, 3/2 R क्यूब बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन लिख दिया। आर स्क्वायर में y का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, है ना, ये तो बाहर आ गया पूरा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर वाई dy, पीछे में माइनस लग रहा है तो माइनस लगा लें, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो वाई क्यूब dy, ये बड़ा ब्रैकेट। अब लिमिट पुट करें तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू 0 से 0 है और यहाँ पे देखेंगे तो इसकी रेडियस कैपिटल R है। तो 0 से लेके R तक की तो हमें पूरी सॉलिड स्फीयर का, हेमिस्फीयर का तो हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो ये 0 से लेके कैपिटल R तक लिमिट लिखनी चाहिए हमें।
जीरो से कैपिटल आर, और ये भी जीरो से कैपिटल आर। बस इंटीग्रेशन करना है। आर स्क्वायर तो बाहर लिख सकते हो आप, 3/2r³ बड़ा ब्रैकेट आर स्क्वायर बाहर, वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो y²/2 और लिमिट 0 टू कैपिटल आर, माइनस इसका इंटीग्रेशन करें y⁴ 4/4 और लिमिट 0 टू आर, ऐसे। तो कितना हो गया 3/2r³। देखो ये 2 इधर हो गया, y की पहले अपर लिमिट लिखें तो r² माइनस के 0, तो r² बचा, और r² इंटू आर तो r⁴ 2 y को रिप्लेस करके पहले अपर लिमिट लिखें तो r² और लोअर लिमिट लिखें तो माइनस के 0 का स्क्वायर, तो r² बचा, और r² इंटू r² r⁴ हो गया, माइनस, है ना। यहाँ पे पुट करें तो r⁴ ये भी आएगा, y की जगह पे y को रिप्लेस करके r लिख दीजिए, डिवाइड बाई 4, ऐसा है। अब इसमें से r/4 कॉमन ले लें तो 3r⁴ और नीचे है 2r⁵, और यहाँ से 4 एलसीएम ले लें तो 2 - 1। तो देखो इससे तो ये एक r बचेगा, और नीचे यहाँ 1/4 और 4 × 2 3/8 हो जाएगा, और एक r बचेगा, तो 3r/8 जो कि मैंने लिखा 3r/8 y कोऑर्डिनेट, और एक्सियोम कितना 0 है। A block of mass 1.9 kg is at rest at the edge of table of height 1 meter. Bullet of mass 0.1 kg collide with block and stick to it. If the velocity of bullet is 20 meter per second in the horizontal direction just before the collision, then the kinetic energy just before the combined system strike the floor edge. I assume there is no rotational motion and loss of energy after collision is negligible. तो एक पहले फिगर बनाते हैं। एक तो मैंने ये टेबल बना ली, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इसकी जो हाइट है ये हमें 1 मीटर पे रखी है, और इसके किनारे पर ही टेबल के किनारे पर यहाँ एक ब्लॉक रखा है जिसका मास 1.9 kg है, इसे m2 मान लेते हैं, और एक बुलेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रही है इधर की तरफ, कितनी स्पीड से है 20 मीटर पर सेकेंड से है, और इसका मास है 0.1 kg। ये जस्ट बिफोर कोलिजन्स। जस्ट आफ्टर कोलिजन का भी एक फिगर बना लेते हैं। जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये हाइट तो 1 मीटर है। जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये बुलेट इसमें एम्बेडेड हो जाती है ना, और ये कॉमन वेलोसिटी से चलेगा कैपिटल B से, है ना। ये हमें पता नहीं है, भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये पूछा नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो इसका मास कितना हो जाएगा, पहले 1.9 प्लस 0.1, तो इसका मास हो जाएगा टोटल कंबाइंड सिस्टम का कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये हो जाएगा आपका 2 kg, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, जब यहाँ से जस्ट बिफोर टकराना और जस्ट आफ्टर टकराना, जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन, क्या मोमेंटम कॉन्जर्व रहेगा इन अलोंग x डायरेक्शन? हाँ, जरा थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ यहाँ कि जैसे ये ब्लॉक है और ये आपकी बुलेट है, जब इसे टकराएगी तो जस्ट आफ्टर कोलिजन इस पर ये फोर्स लगाएगी ऐसे, और ये इस पर लगाएगी फोर्स ऐसे, तो इस पर नेट फोर्स है, हाँ है, अलोंग एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं केवल, तो अलोंग एक्स डायरेक्शन में इस पर भी फोर्स लग रहा है, इस पर भी लग रहा है, इसीलिए इसके मोमेंटम तो चेंज हो जाएंगे। बट अगर पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स देखें, नेट फोर्स ऑन सिस्टम, सिस्टम आ रहा है ब्लॉक प्लस बुलेट, और वो भी किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो दोनों को मिला के एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन और सिस्टम का है ना, और फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन अलोंग एक्स डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में सिस्टम का नेट फोर्स 0 है। तो सबसे पहले ये वेलोसिटी निकाल लो, मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के, तो लगाइए इसका, तो इसका लिखें तो 0.1, बुलेट का लिख रहे हैं मोमेंटम इंटू 20, ब्लॉक तो रेस्ट में था, तो 1.9 इंटू 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दोनों का टोटल मास हो गया 2 kg, और कॉमन वेलोसिटी चल रहे हैं v से,
कैपिटल वी निकाल लेते हैं हम। तो देखो ये तो 0 हो गया और ये हो गया आपका 2, तो ये 2v, तो v निकल आया आपका 1 मीटर पर सेकेंड। जस्ट आफ्टर कोलिजन इस पूरे सिस्टम का वेलोसिटी आ गई हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अब ये पूरा के पूरा सिस्टम ऐसे जाके ग्राउंड से जस्ट हिट करे तब इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है ये पूछ रहा है। जस्ट हिट करने से पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ इसके पास ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लो, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर देख रहे हो तो वो कह रहा है कि किसी टाइप की एनर्जी लॉस नहीं हो रही। तो यहाँ से यहाँ तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, है ना। तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ और यहाँ, तो इसीलिए लिख सकते हैं इनिशियल, इस जगह पे इनिशियल मान लेते हैं, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसको ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट। इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी लिखो इस जगह पर, तो लिखें तो हाफ, पूरे सिस्टम का मास 2 kg था, कैपिटल M प्लस M, पूरे का मिला के बोल रहा है 2, और वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड। ये काइनेटिक एनर्जी लिख दी मैंने इस जगह पर। रेफरेंस पॉइंट से ये कितनी हाइट पर है, h हाइट पर। जब रेफरेंस पॉइंट से ऊपर h हाइट पर हो तो प्लस के mgs लिखते हैं, और रेफरेंस पॉइंट से नीचे वो माइनस के mgs लिखते हैं। तो प्लस के है, ऊपर है इसलिए प्लस के mgh। m कितना है, ये रहा 2 kg। टोटल मास देख रहे हैं बेटा 2, और g आपका 10, क्वेश्चन में गिवन है 10, g 10 गिवन है। और h देख रहे हैं तो कितनी हाइट पर mgh लिख रहे हैं, तो h की वैल्यू है 1। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पूछा है हमें जस्ट करने से पहले, और रेफरेंस पॉइंट माना है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0, 2 से 2 कट गया, ये 1 हो गया, ये 20 हो गया, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखें तो 21 जूल हो गई, है ना। इसका आंसर आना चाहिए 21 जूल। डी चॉइस इज करेक्ट। 2 particles of equal masses have respective initial velocity ui cap and ui cap plus j cap by 2. They collide completely inelastic. The energy lost in the process is solution. देखो एक बॉल तो हमारे पास ये है और इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी हम u1 मान लेते हैं, वेक्टर ui कैप। और दूसरी बॉल हमारे पास ये रही, इसका भी मास m है, m1 बराबर m और m2 बराबर m, लेकिन इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से है u2 वेक्टर, और ये हमें रखी है ui कैप बाई 2 प्लस uj कैप बाई 2। मैंने अलग अलग करके लिख लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों कोलाइड कर रही हैं और कोलाइड करके इनइलास्टिकली कर रही हैं, तो चिपक लेंगी और इसका मास हो जाएगा 2m, और इसकी वेलोसिटी किधर होगी हमें नहीं मालूम, तो v वेक्टर लिख देते हैं। अब इनइलास्टिक कॉलिजन है तो मोमेंटम तो सिस्टम का कंजर्व ही रहेगा, तो मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व कर दो। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, है ना। करिए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख लेना पड़ेगा, 2D है, तो आप लिखिए m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल टू आपका कंबाइंड सिस्टम का मास हो गया 2m और वेलोसिटी हो गई v वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। m1 तो m है, u i कैप हो गया, प्लस m2 भी m है, और ये हो गया uy2 i कैप प्लस m uy2 j कैप इक्वल टू 2m v वेक्टर। सबसे पहले m कॉमन लेके आप काट दो, है ना। अच्छा, ये देखो इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 3uy2 i कैप प्लस uy2 j कैप इक्वल टू 2v वेक्टर। तो v वेक्टर निकालें तो 2 को डिवाइड कर दें तो 3y4 u i कैप प्लस uy4 j कैप। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालना है तो सबसे पहले इन सब की स्पीड वेलोसिटी को आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तो u1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपका i का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो u ही हो गया,
तो u1 तो u आ गया। इसका निकालेंगे तो u2 का मैग्नीट्यूड लिखें तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर u स्क्वायर बाई 4 प्लस u स्क्वायर बाई 4, है ना, ये वेक्टर में करते थे हम। अच्छा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2u स्क्वायर बाई 4, ये 2 बार कटेगा तो u बाई रूट 2 आ जाएगा। ऐसे इसका निकाल लें मैग्नीट्यूड v इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट 3/9/16 u स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे प्लस u स्क्वायर बाई 16, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 10/16 u स्क्वायर। चलो ऐसे रहने दो, है ना। अब सिस्टम की जस्ट बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी निकालो। एक काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कॉलिजन सिस्टम की, तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखो, हाफ m, इसकी वेलोसिटी है u1, u स्क्वायर हो गया, प्लस इसकी लिखो तो हाफ मास तो m है और वेलोसिटी u2 की वैल्यू कितनी है u बाई रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया हाफ m u स्क्वायर प्लस 1/4 m u स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 4 LCM ले लें तो ये 2m u स्क्वायर प्लस ये m u स्क्वायर, तो ये 3/4 m u स्क्वायर। ये तो जस्ट बिफोर कॉलिजन सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कॉलिजन, तो हाफ मास हो गया है 2m और वेलोसिटी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10/16 ही रहेगा और u स्क्वायर ही रहेगा। 2 से ये 2 काट दिया तो हो जाएगा 10/16 m u स्क्वायर। 2 से और काट दो, 2 से 5/8 m u स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई सिस्टम की। और ये हम जानते हैं जब इनइलास्टिक कॉलिजन होता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस ही होती है, तो इनिशियली ज़्यादा होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से, तो कितनी लॉस हुई वो ही निकालना है। तो लॉस्ट कैसे निकालें, ज़्यादा वाले में से कम घटा के तो लॉस निकालेंगे, तो लॉस कितना हुआ, तो लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, इन द प्रोसेस, ये हमसे पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो 3/4 m u स्क्वायर माइनस 5/8 m u स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 8 LCM ले लें तो 4 to 6 m u स्क्वायर माइनस 5 m u स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1/8 m u स्क्वायर। इतनी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, डी चॉइस इज करेक्ट। A body A of mass m 0.1 kg has initial velocity 3 I cap meter per second. It collide elastically with another ball B of same mass which has initial velocity 5 j cap meter per second. After collision A moves with velocity इतने. The energy of B after collision is written as x by 10 joule, the value of x. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। एक आपका पार्टिकल है A और इसका मास है m 0.1 kg और ये मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, u1 वेक्टर फॉर्म में लिखिए 3 I कैप। इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना तो u1 = 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, I कैप बता रहा है कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में दौड़ रहा है। इट कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर बॉडी ऑफ सेम मास विच हैज इनिशियल वेलोसिटी 5j। तो ये दूसरी बॉडी है B, मास सेम ही है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये m2 ये m1, लेकिन m2 m1 बराबर है, m ही मान लेता हूँ इसको भी और इसको भी m मान लेता हूँ। 0.1 kg है, ठीक है, 0.1 kg। और ये u2 वेलोसिटी दे रखी है आपकी कितनी 5j कैप। इसका भी मैग्नीट्यूड लिखें u2 का तो केवल 5 मीटर पर सेकेंड आएगा और ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में दौड़ रहा है। अच्छा, ये पक्का है कि ये कोलिजन जो है इलास्टिक तो है लेकिन 2 डायमेंशनल कोलिजन है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन A द मूव्स विद वेलोसिटी v, A की वेलोसिटी रखिए आफ्टर कोलिजन जो A है इसका मास m1 बराबर m है और ये मूव कर रहा है कुछ इस तरह से, v1 वेक्टर 4 I कैप, मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये 4j कैप।
ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ऐसे एनर्जी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन, तो भाई बी की पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि बी किधर दौड़ रहा है, पता नहीं है तो v2 वेक्टर मान लेते हैं, है ना। और इसका भी मास सेम है, m2 बराबर m। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगा ही सकते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखना सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में लिखे। यहाँ लिखें तो लिखें m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। अब m तो m ही है, सेम है सबका, 0.1 कीजिए, वैल्यू मत पुट करो, सेम है, m ही लिख लो। u1 वेक्टर में लिखना है तो 3i कैप प्लस ये भी m है और इसकी वैल्यू है 5j कैप इक्वल टू, और m1 m है और v1 की वैल्यू है आपकी 4i कैप प्लस 4j कैप, और ये m है और ये v2 है। पहले तो m से कॉमन लेके आपका m कट जाएगा, है ना, और ये 3i है और ये 4i है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 4i तो माइनस का i कैप बचेगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो 4j और 5j इधर से पहले से था तो प्लस के j कैप बचेगा, और ये v2 वेक्टर। इस v2 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ले लो तो स्क्वायर रूट 1 का i की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 1 j के कोफिशिएंट का स्क्वायर √2 मीटर पर सेकेंड। द एनर्जी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन ए, तो बी की एनर्जी दे रखी है, बी की, तो बी की का एनर्जी निकाल लो, का एनर्जी बी आफ्टर कोलिजन, है ना, फाइनल का एनर्जी बी वाले की ये, तो हाफ m2 v2 का स्क्वायर, तो हाफ m2 तो 0.1 kg दे रखा है, ये रहा, मास तो बराबर दे रखे थे, और वेलोसिटी मैंने निकाल लिया रूट स्क्वायर रूट 2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो 1/10 जूल लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी दे रखी है हमें, बी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी x/10 जूल, है ना, ये जूल, इससे ये कट गया तो x बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो 1 लिख सकते हैं। टू बॉडीज ऑफ सेम मास आर मूविंग विद द सेम स्पीड but in different direction in a plane. They have completely inelastic collision and move together thereafter with final speed which is half of their initial speed. The angle between the initial velocities of the two bodies in degree h. जरा समझें, इसका एक डायग्राम बनाते हैं। पहले ये मान लेते हैं कि y एक्सेस है और ये आपकी x एक्सेस, और ये एक ही प्लेन में है बट किसी एंगल से टकरा रहे हैं। ये मास m है, ये पहली बॉडी है, और ये आपकी दूसरी बॉडी है, और इसकी वेलोसिटी भी सेम है, u और u, और मास भी सेम है। मैंने मान लिया कि ये बाइसेक्टर पर टकरा रहे हैं, ऐसे ऐसे θ1 θy2, ये दोनों का एंगल बराबर माना। ऐसे क्यों माना जरा समझते हैं थोड़ी देर में। फिर ये दोनों कोलाइड करते हैं यहाँ, और कोलाइड करके एक कॉमन वेलोसिटी से अलोंग एक्स एक्सिस मूव करते हैं, v बराबर u/2, ऐसा क्वेश्चन में बोला है ना, कि कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है तो चिपक लेंगे एक दूसरे से और कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, मूव टुगेदर देयर आफ्टर विद फाइनल स्पीड विच इज हाफ देयर इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड u थी, उसकी आधी स्पीड से मूव कर रहे हैं। इसका मास हो जाएगा 2m। टकराने के बाद, टकराने से पहले अगर हम देखें तो y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0 है और फाइनल मोमेंटम भी y डायरेक्शन में 0 है। भाई मोमेंटम तो कंजर्व करना है ना आपको, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनाई है कि जिससे मोमेंटम भी कंजर्व हो जाए और ये ऐसा काम भी हो जाए, इसीलिए मैंने बाइसेक्टर पे लिया है। अब देखो, इसका अगर मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करूंगा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करूंगा, ये θ/2 तो ये भी θ/2 होगा, तो ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी आपकी u cos θ/2, और ऐसे ये हो जाएगी u sin θ/2। ऐसे इसके देखें तो ये u cos θ/2 और ये u sin θ/2। तो देखो, इस दर्शन को आप पॉजिटिव मानो और इस दर्शन को आप नेगेटिव। तो इनिशियल मोमेंटम देखें अलोंग y दर्शन 0 है, देखो
ये मोमेंटम होगा आपका नेगेटिव और ये मोमेंटम होगा पॉजिटिव। ये इनिशियल सिस्टम टकराने से पहली कंडीशन है, जीरो है। और आफ्टर कोलिजन देखो केवल किधर मूव करा दिया मैंने उसको, एक्स डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम ही नहीं है। तो इनिशियल मोमेंटम भी बिफोर कोलिजन वाई डायरेक्शन में जीरो है और आफ्टर कोलिजन भी वाई डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो है। मतलब सिस्टम का वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व है। भाई कोलिजन है, इनलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल मोमेंटम केवल अलोंग एक्स डायरेक्शन में है तो फाइनल भी अलोंग एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे, है ना। तो आपका इसीलिए मैंने ऐसा डायग्राम्स बनाया है। सबसे पहले बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब वाई डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व है ही है, एक्स डायरेक्शन में और मोमेंटम कंजर्व कर लें। तो एक्स डायरेक्शन की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में इसका लिखें तो एम यू कॉस थीटा बाई टू प्लस इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए और इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव। तो ये भी इसी डायरेक्शन में है तो एम यू कॉस थीटा बाई टू, मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यू कॉस थीटा बाई टू है। देखो यहाँ ये वाली, और ये केवल एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, ओनली। फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में देखें तो 2m मास है और वेलोसिटी है आपकी u बाई टू, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और mu से mu कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2 cos थीटा बाई टू, दोनों को ऐड कर लिया और इधर बचा आपका 1, तो cos थीटा बाई टू इक्वल टू कितना हो गया 1 बाई टू, और ये वाली वैल्यू 2 को नीचे ले आए ना ऐसे, तो ये वाली वैल्यू हो गई आपकी cos 60 डिग्री, ये कट गया तो थीटा इक्वल टू आ गया आपका 120 डिग्री। तो यही आंसर है। दोनों के बीच में बिफोर कोलिजन जो एंगल है वो थीटा है, और थीटा की वैल्यू पूछ रहा था हमसे, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज इन डिग्री 120 डिग्री। अ पार्टिकल ऑफ मास m dropped from height h above the ground at the same time another particle of same mass is thrown vertically upward from the ground with speed of square root 2gh. If they collide head-on completely inelastically, the time taken for the combined mass to reach the ground in unit of square root h upon gh. ठीक है, देखो ये h हाइट मान लेते हैं हम। यहाँ से एक बॉल ड्रॉप करी जा रही है, मान लो ये फर्स्ट बॉल है, उसे ड्रॉप कर रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ ये सेकंड बॉल है और मास सेम है, इसका भी m है और इसका भी m है। यहाँ से इसे ऊपर तरफ फेंका जा रहा है u इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट 2gs से। ठीक है, ये दोनों लेट कर लेते हैं कि यहाँ कोलाइड कर जाती हैं, जस्ट बिफोर कोलिजन है ये, है ना, जस्ट बिफोर कोलिजन, है ना, अभी मान लेते हैं। तो इसकी वेलोसिटी इधर से लेट कर लेते हैं u1 है, और इधर से इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u2। ये जस्ट बिफोर कोलिजन है ना, और जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हो गया कि ये दोनों एक ही कॉमन वेलोसिटी से, इनइलास्टिक है ना, इनइलास्टिकली कंप्लीटली हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन, तो ये दोनों एक ही कॉमन कंबाइंड होके एक ही कॉमन वेलोसिटी से लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग मूव कर रही हैं, लेट कर लेता है, कॉमन वेलोसिटी है v, चिपक के चलती हैं ऐसा बोल देते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, और साथ में ये कहाँ पर और किस टाइम पर टकराई हैं। मान लो ये h2 हाइट पर टकराई है और ये आपकी h1 यहाँ से। अच्छा, इसको जब यहाँ से और यहाँ से एक साथ साइमल्टेनियसली इसको थ्रो किया गया, इसको छोड़ा गया है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में समय t और यहाँ से यहाँ तक के बीच टाइम सेम होगा, है ना। ये यहाँ पे कोलाइड कर गए, ठीक है। तो पहले हम बॉल ए के लिए लिख लेते हैं, बॉल 1 के लिए, और ये मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव डिस्टेंस मान लें और नीचे की तरफ नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पे मान लें, ये ऊपर की तरफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो मैं बॉल 1 के लिए लिख रहा हूँ पहले, तो बॉल 1 के लिए लिखें और इक्वेशन लगाएं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको पॉजिटिव माना है और ये नेगेटिव माना है, तो h1 नेगेटिव हो गया तो माइनस का h1,
इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है तो 0 हो गई, प्लस हाँ जी तो हमेशा नीचे ही होता है, तो जी नीचे है तो माइनस का जी, और समय टी का स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से h1 आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ऐसे ही बॉल 2 के लिए लिखें, बॉल 2 के लिए अगर हम बॉल 2 के लिए लिखें तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें, है ना, तो s बराबर हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस देखें तो ये ऊपर की तरफ चल रहा है और ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना है तो H2, और इनिशियल वेलोसिटी है ये, और ये भी ऊपर की तरफ है इसीलिए ये भी पॉजिटिव, तो रूट स्क्वायर रूट 2GH और समय टाइम t माइनस हाफ जी तो नीचे की तरफ है माइनस के जी, और टाइम है t, है ना। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दें, तो ऐड करने से क्या होगा H1 प्लस H2, तो देखो H1 प्लस H2 H के बराबर हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं हम H। भाई आप इसको और इसको ऐड करोगे तो H1 प्लस H2 H के इक्वल हो गया मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, और ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा रूट स्क्वायर रूट 2GH इंटू टी, और यहाँ से ये कट गया रूट स्क्वायर रूट H बार, तो यहाँ से t निकल आएगा आपका t इक्वल टू रूट H अपॉन 2G। तो जानते हो ये एक दूसरे से कितने टाइम बाद टकराए, इतने टाइम बाद टकराए। अच्छा ये तब तक कितना, ये वाले डिस्टेंस चाहिए वैसे मेरे को H2, इसने कितना डिस्टेंस चल ली H2 ने, ये कितनी हाइट पे था जब ये कोलाइड करा, H2 चाहिएगा इसलिए निकाल लेता हूँ अभी। H2 इक्वल टू यहाँ रख दूँ स्क्वायर रूट 2GH और t की वैल्यू ये है H अपॉन 2G माइनस हाफ जी H अपॉन 2G, 2G से 2G कैंसिल हो गया, है ना, और ये भी तो रूट में था पूरा ऐसे, तो ये H और H स्क्वायर रूट करेंगे तो H हो जाएगा, 2G से ये G से G कट गया माइनस H अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 3H अपॉन 4, तो H2, ठीक है ये निकाल लिया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी देखते हैं अभी। अब देखो ये जस्ट बिफोर कोलिजन है और ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है, और इनइलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा अलोंग ये वाली एक्सेस, है ना, ये वाली एक्सेस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना, तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो, तो लिखें क्या, जस्ट बिफोर कोलिजन मोमेंट इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम और फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग दिस एक्सेस, है ना, ऐसे, तो कितना लिखें, मास तो सेम है ही। अब इसमें से किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो तो मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान रहा हूँ और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूँ, तो मैं पहले इसका लिख रहा हूँ, तो बिफोर कोलिजन लिख रहा हूँ MU1 नेगेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे की तरफ है, प्लस इसका लिखें तो ये ऊपर की तरफ है तो MU2 इक्वल टू, ये पूरा सिस्टम कॉमन वेलोसिटी चल रहा है 2m मास हो गया तो 2m, और ऊपर की तरफ मान लिया है मैंने, पता नहीं है निकालना है वो अपने आप, अगर नेगेटिव आ गई ये वाली वैल्यू तो हम कहेंगे नीचे तरफ चल रहा है, पॉजिटिव आई तो ऊपर तरफ चल रहा है, तो मैं अभी पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, m से तो m कट जाएगा, U1 और U2 निकालने पड़ेंगे बेटा हमें, तो ये इक्वेशन हो गई माइनस के U1 प्लस U2 इक्वल टू 2V, ये एक इक्वेशन हो गई थर्ड। जस्ट बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, हमें जस्ट बिफोर कोलिजन पहले दोनों की वेलोसिटी चाहिए, है ना, यहाँ पे कितनी है, तो पहले बॉल 1 के लिए लिख लेते हैं दोबारा से, बॉल 1 ये वाली है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे और इक्वेशन लगाएं V बराबर U प्लस AT करके, तो ये वाली वेलोसिटी लिखें U1 हो गई माइनस में क्योंकि नीचे तरफ नेगेटिव मानने में, और फाइनल वेलोसिटी हो गई है, और इनिशियल वेलोसिटी ये है बॉल 1 के लिए तो ये 0 है, और A माइनस के है, और टाइम हम निकाल चुके हैं t, इससे कट गया तो U1 इक्वल टू G और t की वैल्यू है रूट, ये t की वैल्यू थी H अपॉन 2G, तो ये हो जाएगा रूट, ये रूट से स्क्वायर रूट बार कटेगा HG बाई 2, U1 निकले आया, इसकी ज़रूरत थी हमें। ऐसे ही बॉल 2 के लिए निकालो बेटा, बॉल 2 के लिए लगाएं तो यहाँ से यहाँ तक लगा लो और लिखो
v बराबर u प्लस ए टी से करो। तो v लिखोगे तो v है आपका u2, ये फाइनल वेलोसिटी देखिए ना, ये इनिशियल है ये फाइनल है, यहाँ से यहाँ तक की चर्चा कर रहे हैं। तो v तो आपका u2 हो गया और प्लस का है, और u भी स्क्वायर रूट 2gh हो गया, ये भी प्लस का है, a माइनस के g, और t आपका ये स्क्वायर रूट h अपॉन 2g। तो अगले पेज पर करता हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है। u2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh माइनस, देखो ये रूट, इस रूट बार कटेगा तो ये रूट के अंदर gh बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से रूट gh कॉमन लूँगा तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 बाई 2, यहाँ से रूट 2 एलसीएम ले लेंगे तो रूट ये 2, और यहाँ से जब जो 2 लिया हुआ वो तो ये आ गया, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये आ गया स्क्वायर रूट gh बाई 2। क्या ये u2 आ गया? हाँ। अब ध्यान से देखो u2 और u1 शायद सेम ही आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, देखो देख रहे हैं, इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में देखेंगे तो माइनस u1 प्लस u2 इक्वल टू 2b, इसकी वैल्यू भी gh बाई 2 है और इसकी वैल्यू भी gh बाई 2 है, और ये 2b, ये कट के 0 हो गया तो 2v, तो v इक्वल टू आया आपका 0। मतलब जब ये बॉल इस जगह पे इनइलास्टिकली कॉमन वेलोसिटी चल रही थी ना, तो ये कैसे ऐसे रेस्ट में आ गई थी बेटा, यहाँ पे पूरा सिस्टम ये रेस्ट में आ गया था। वेलोसिटी इसकी कितनी थी? 0। और ये कितनी हाइट पे था ये निकाल चुका हूँ मैं आपको, हाइट h2, ये 3h बाई 4 थी, देखो कहाँ गई, ये रही h2 निकाल चुका हूँ, 3h बाई 4 ये रहा, है ना, और 3h बाई 4 आ गया ये। अब बस केवल ये, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? वेलोसिटी 0 है, तो बस यहाँ से यहाँ तक टाइम पूछ रहा है, तो इसको मान लो पॉजिटिव और इसको मान लो नेगेटिव, फिर लगा दो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हो गया नीचे की तरफ चल रहे हैं तो माइनस के 3h बाई 4, और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई पूरे सिस्टम की, 0 माइनस हाफ, a की वैल्यू माइनस का g होगा इसलिए माइनस के g, और टाइम निकालना है t, ऐसे ये t1 कह देता हूँ, कुछ टाइम बदल देता हूँ, तो कितना हो गया, माइनस से तो माइनस कट गया, 3h बाई 4 इक्वल टू हाफ GT1 का स्क्वायर, 2 से ये कट गया 2 बार, तो 3 क्या हो गया ये 3/2 h अपॉन g, और ये रूट में आ गया T1। अब देखो हमें यहाँ ये दे रखा है, ये है ना, तो केवल ये हो गया हमारा ये रूट 3/2 और रूट स्क्वायर रूट h अपॉन g, तो ये आंसर हो गया। तो बी, डी चॉइस इज करेक्ट, डी चॉइस इज करेक्ट। A particle of mass m projected with speed u from the ground at an angle pi/3 with respect to horizontal x-axis. When it has reached its maximum height, it collides completely inelastically with another particle of same mass and velocity ui cap. Horizontal distance covered by the combined mass before reaching the ground edge. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखो, मान लेते हैं हम सबसे पहले कि ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इससे एक बॉल है जिसका मास m, m1 कह लेते हैं अभी इसे m, यहाँ से इसे pi/3 मतलब 60 डिग्री ऐसे फेंका जाता है। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है, ये रहा, तब इस वाली बॉल का जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? ये मैक्सिमम हाइट है आपकी h, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये कितनी वेलोसिटी मान लेते हैं, दे रखी है, माने नहीं u दे रखी है, तो ये वाली वेलोसिटी हो गई u cos 60 डिग्री और ये वाली हो गई u sin 60 डिग्री। देखो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी तो 0 हो जाती है,
लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे इस वाले पार्टिकल की जस्ट टकराने से पहले, है ना, अभी यहाँ पे टकराया नहीं है, जस्ट टकराने से पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी u1 कह देता हूँ, ये है u cos 60 डिग्री। जस्ट टकराने से पहले यहाँ पर एक और हाईएस्ट पॉइंट पर ही बॉल है, अब एग्जैक्टली हाईएस्ट पॉइंट पर ही है, ये जस्ट टकराने से पहले वाली है, और जस्ट टकराने से पहले इसके पास भी वेलोसिटी है u2, कितनी है आपकी ui कैप, सेम मास का है, तो इसका भी मास m2 बराबर m है, और इसकी भी आपकी वेलोसिटी u है ना, ऐसे जस्ट टकराने से पहले वाली सिचुएशन है। अब जस्ट टकराने के बाद क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट, जस्ट टकराने के बाद ये इनइलास्टिकली क्या कर रही हैं, इनइलास्टिकली कोलाइड कर रही हैं, कम्प्लीटली इनइलास्टिक, मतलब इन दोनों की, ये दोनों बॉल एक ही कॉमन वेलोसिटी से चलेंगी, ये दोनों बॉल एक ही कॉमन वेलोसिटी चलेंगी, 2m मास हो जाएगा और कॉमन वेलोसिटी v से चलेंगी। तो सबसे पहले मेरे को ये कॉमन वेलोसिटी कितनी है ये निकालनी पड़ेगी, है ना। ये जस्ट टकराने से पहली सिचुएशन है, और ये टकराने के जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो अलोंग x डायरेक्शन, है ना। तो कर दें सिस्टम का मोमेंटम, इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम यहाँ पर जस्ट बिफोर टकराना, और आफ्टर कोलिजन जस्ट बिफोर टकराना, है ना, कांस्टेंट कर दें। तो क्या लिख सकते हो आप, इसका लिखें तो m1 u cos 60 डिग्री और प्लस m2 u इक्वल टू, इसका लिखें तो 2m इंटू बी, और m1 m2 तो बराबर तो m है, तो ये m u लिख लेता हूँ, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस ये भी m u है, तो ये 2m v, m से तो m कट गया, है ना, ये कट गया m से m, ये हो गया u/4, 2 का डिवाइड करेंगे तो, या एक काम करो इन दोनों को जोड़ लो पहले, 3u/2 और ये 2v, तो v आ गया 3u/4, इतनी कॉमन वेलोसिटी से ये चल रहा है। अब ये पूछ रहा है हमसे कि ये पूरा की पूरा जब कंबाइंड हो जाएगा, ये कॉमन वेलोसिटी चला था, एक और बनाता हूँ यहाँ, ये पूरा इस तरह से गिरता है, तो ये जस्ट यहाँ जब टकराएगा तो ये कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल लेगा, ये हमसे पूछ रहा है ये, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए कितना टाइम लगा, ये टाइम निकालना पड़ेगा हमें, है ना, और टाइम निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक हमें वर्टिकल मोशन लगाना पड़ेगा। फॉर वर्टिकल मोशन फ्रॉम, इसे मैं मान लूँ P पॉइंट और इसे मान लूँ A पॉइंट, P to A, है ना, और इक्वेशन लगा दूँ S बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो देखो यहाँ इसके कंपोनेंट करें वेलोसिटी के, इस साइड में तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं है, 90 डिग्री है, तो इधर की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं होगा वेलोसिटी का, और डिस्प्लेसमेंट हम इसको ऊपर पॉजिटिव मानने हैं और इसको नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया h, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट माइनस के h, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है ही नहीं, माइनस नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता है a बराबर g प्रोजेक्टाइल में, तो माइनस का आएगा, तो हाफ प्लस एन माइनस के g, और टाइम हमें निकालना है, तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, 2h g t², तो t बराबर स्क्वायर रूट 2h/g। इसके लिए हमें मैक्सिमम हाइट भी चाहिए होगी यार, ये मैक्सिमम हाइट कितनी है वो भी चाहिए होगी, क्योंकि पहले हम मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। यहाँ h बराबर क्या लिखते हैं, u², इनिशियलिटी u, साइन स्क्वायर और एंगल है 60 डिग्री डिवाइड बाई 2g, तो ये लिख सकते हैं u², साइन 60 के लिए √3/2, तो 3/8g हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर, तो 3/4 और 4 2 जा 8, तो इतना आएगा 3u²/8g, ये आ गई। चलो ठीक है, अभी टाइम निकल आया, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, h भी निकाल लिया है, निकालना ये रेंज है, तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन लगा लो आप, हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम
P2A, P से A तक हॉरिजॉन्टल मोशन अगर लगाएंगे तो फ्री यही क्वेश्चन लगाओ, एस आर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, वही केवल एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है अंडर द ग्रेविटी वाला, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, अब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो एस हो गया आर, यू देखें तो ये वेलोसिटी हो गई वी, और टाइम हमने निकाल रखा है रूट के अंदर 2h/g, और ये वाली जीरो हो गई क्योंकि ए जीरो है। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करनी है, अब हमें सबकी आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या लिखें, आर वी की वैल्यू तो 3u/4 है और रूट 2/g, और h की वैल्यू लिखें तो 3u²/8g, ये भी जी है। तो देखो 2 से तो ये 4 बार मर गया। अब देखें u² है, बाहर आएगा u तो 3 और ऊपर ये रूट और ये u²। देखो u² बाहर आएगा तो u हो जाएगा, तो u पहले से था तो u² हो गया, ये बाहर आ नहीं सकता, ऐसे ही g² बाहर आ सकता है तो, और 4 का रूट आएगा तो बाहर 2 तो 8g, ये आ रहा है बेटा, इतनी वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो चेक करते हैं, 3√3u²/8g, पहली चॉइस इज करेक्ट। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग along the x-axis with initial velocity ui cap. It collide elastically with a particle of mass 10 m at rest, then move with half its kinetic energy. See the figure, and sin θ1 equal to square root sin θ2, then value of n h। अच्छा, पहले क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है ना, पहली बात तो ये आपका 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है ना, फर्स्ट बात। दूसरी बात यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है, एक कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, कौन सी वाली, देन मूव विद हाफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये जो बॉल है ना इसकी काइनेटिक एनर्जी और इस वाले बॉल की, इसी वाली बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इस वाली की काइनेटिक एनर्जी की आधी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखो पहले बॉल 1 की, तो कितनी है, हाफ एम, इसकी वेलोसिटी मैंने v1 मान ली है, हाफ एम v1 का स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये हाफ है किसकी, इसकी काइनेटिक एनर्जी का। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना u1 का, तो u आएगा, तो कितना लिखें, हाफ एम u²। पहला तो ये कंडीशन हमें दे रखी है, एक बार और पढ़ लेते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग along the x-axis with initial velocity ui. It collide elastically with a particle of mass 10 m at rest, and then, मतलब पार्टिकल 1 की बात कर रहा है, मूव विद हाफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो पार्टिकल 1 वाला है ये पहली वाली काइनेटिक एनर्जी से आधे से मूव कर रहा है, ऐसा बोला है। तो मैंने करा, देखो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो v1 का स्क्वायर इक्वल टू v1 कितना आएगा, u/√2 आ जाएगा। पहली बात तो ये समझ में आई। अच्छा, अब हमें पहले v2 भी निकालना पड़ेगा, तो आपका y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में दोनों मोमेंटम कंजर रहेगा। देखो इधर इनिशियली y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है और इधर भी कोई इनिशियल मोमेंटम इसमें तो है ही नहीं है, तो y डायरेक्शन में अगर कोई मोमेंटम नहीं है तो यहाँ पर भी y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम जो है कोलिजन में कांस्टेंट रहता है। इसमें केवल अलोंग x डायरेक्शन में मोमेंटम है, तो आफ्टर कोलिजन भी अलोंग x डायरेक्शन में ही मोमेंटम होना चाहिए, मतलब x डायरेक्शन में भी मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए और y डायरेक्शन में भी मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि y डायरेक्शन में पहले 0 था तो बाद में भी 0 ही होना चाहिए, है ना। तो मैं केवल इसमें y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर देता हूँ, y डायरेक्शन। और दूसरी बात इसमें एक बात और है कि इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी, तो y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर लो और एक आपकी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा लो। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी लगाया है तो ये v2 निकल आएगा वहाँ से। सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की, ये पूरे सिस्टम की लिख रहे हैं, ये तो कंडीशन गिवन थी, और ये फाइनल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, है ना, पूरे सिस्टम की, क्योंकि कॉलिजन इलास्टिक है। तो इस सिस्टम की लिखें तो हाफ एम
इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो u का स्क्वायर और इसकी 0, और इसकी लिखें पहले वाले की तो हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस इसकी लिखें तो हाफ m1 की जगह पे m ही लिखो ना, और इसकी वैल्यू है 10m और वेलोसिटी है v2 का स्क्वायर। ये तो हाफ से तो आप पहले काट दीजिए आप पूरा, और m से भी m मार दीजिए, u स्क्वायर बचा, इधर आया v1 का स्क्वायर और इधर आया 10 v2 का स्क्वायर। u स्क्वायर v1 की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और प्लस 10 v2 का स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 10 v2 का स्क्वायर। ये u स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और ये 10 v2 का स्क्वायर। तो आपको नहीं लगता कि v2 की जो वैल्यू आ गई 10 20 हो गया, रूट लेंगे तो u बाई रूट 20 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 20, इतना आ जाए v2। अब y डायरेक्शन में मोमेंटम कंसिडर कर दो। देखो इस डायरेक्शन में अगर इसके वेलोसिटी की कंपेयर करें तो ये v1 साइन थीटा 1 आएगा, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी की कंपेयर करें तो ये v2 साइन थीटा 2 आएगा। y डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कितना है, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में, और फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का y डायरेक्शन में। इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम तो 0 ही है दोनों का, y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम ही नहीं है, तो इधर भी y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं होना चाहिए ना। तो इसका लिखें तो कितना ले सकते हैं हम यहाँ पे, ये m1 v1 साइन थीटा 1, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो आप, और इस डायरेक्शन को नेगेटिव, माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। तो देखो ये हो जाएगा m1, देखो अगर ये दोनों इक्वल, इसको दलाए तो इक्वल हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट मोमेंटम 0 तो आएगा y डायरेक्शन में भी। हाँ, तो m1 v1 साइन थीटा 1 और m2 v2 साइन थीटा 2। अब देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मोमेंटम है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में मोमेंटम है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो नेट मोमेंटम निकालोगे तो आफ्टर कोलिजन भी y डायरेक्शन में मोमेंटम 0 ही रहेगा। ठीक है, m1 की वैल्यू तो m, v1 की वैल्यू है u, अभी निकाली, u बाई रूट 2, तो u बाई रूट 2 और ये साइन थीटा 1। m2 की वैल्यू 10m है और v2 की वैल्यू है u अपॉन स्क्वायर रूट 20 और ये साइन थीटा 2 है। तो देखो mu से तो mu कैंसिल हो गया, इस रूट 2 से ये रूट 10 बार आएगा और इससे ये रूट 10 बार कट जाएगा, तो ऊपर बचा साइन थीटा 1 और यहाँ रूट 10 साइन थीटा 2 आएगा। अब हमें एक कंडीशन यहाँ दे रखी है, देखो ये वाली, इससे इसकी कंपेयरिंग कर दो, साइन थीटा 1 रूट n और साइन थीटा 2। अगर मैं इसकी कंपेयरिंग करूँगा तो n की वैल्यू मेरे को 10 दिखाई दे रही है, तो n की वैल्यू आप 10, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ भर दीजिए। अब पार्टिकल ऑफ मास m with initial velocity ui cap collide perfectly elastically with a mass 3m at rest. It move with a velocity vj cap after collision. Then v is given by solution. देखो एक हमारे पास पार्टिकल है जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u1 वेक्टर ui कैप है। ये दूसरा मास है हमारे पास 3m और ये रेस्ट में है, u2 0 कह दो। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जरूर है, लेकिन आफ्टर मूविंग वेलोसिटी vj कैप आफ्टर द कोलिजन, मतलब 2 डायमेंशनल कोलिजन है ये। आफ्टर कोलिजन ये वाली जो बॉडी है कौन सी, इट मूव विद वेलोसिटी vj आफ्टर कोलिजन। जो पहली वाली बॉडी है ना, पहली वाली जिसका मास m1 है, दैट मीन्स m है, ये मूव कर रही है v1 वेलोसिटी से, y दिशा में मूव कर रहा है। और m2 के बारे में हमें पता नहीं कि वो किधर मूव कर रहा है, m2 इज इक्वल टू 3m, तो मान लो वो इस दिशा में मूव कर रहा है v2 वेक्टर से। अब इसकी नहीं मालूम हमें, तो आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखना,
इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, वेक्टर फॉर्म में। और लिखें इसका तो m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर, ये इनिशियल मोमेंटम का पूरा सिस्टम का मोमेंटम हो गया, इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम लिख रहे हैं। m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, ऐसे। अब m1 की वैल्यू है हमारी m और u1 है आपका ui कैप, ये तो रेस्ट में था तो जीरो हो गया। इसकी वैल्यू है m vj कैप प्लस यहाँ हो गया ये 3m, इसकी डायरेक्शन नहीं मालूम तो v2 वेक्टर लिख लो, m कॉमन लेके तो कट जाएगा, इस वाले को इधर ले आओ, ui कैप माइनस vj कैप इक्वल टू 3v2 वेक्टर। तो यहाँ से v2 वेक्टर निकाल लो आप, uy3 i कैप माइनस vy3 j कैप। ठीक है, अब देखो ये परफेक्टली इलास्टिकल कोलिजन है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी सिस्टम की, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो इनिशियल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और फाइनल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अगर ये लिखें तो इसकी काइनेटिक लिखें तो काइनेटिक जो स्केलर क्वांटिटी है सीधा सीधा चलेगा हाफ m। अच्छा u1 वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे ना तो ये आपका u ही आएगा, दैट मीन्स u1 की वैल्यू u होगी। आई कैप का यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो हाफ m u स्क्वायर प्लस इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो v1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट मीन्स ये आएगा v केवल, j कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, दैट मीन्स v1 इक्वल टू v। तो ये लिखें हम तो क्या ले सकते हैं, हाफ m v स्क्वायर है ना इस वाले का, और इसका लिखें तो हाफ m2 मास है तो m2 3m मास हो गया, और वेलोसिटी इसका मैग्नीट्यूड ले लो बेटा, तो v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें तो स्क्वायर रूट u स्क्वायर बाई 9, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर वेक्टर में करते थे ना, मैग्नीट्यूड लेते थे ए 2i कैप प्लस 3j कैप का, वैसे लिया है ना, u स्क्वायर बाई 9 प्लस माइनस के v/3 का स्क्वायर करेंगे विद साइन करते हैं तो v स्क्वायर बाई 9, तो ये होल स्क्वायर कर देंगे इस पूरे का, v2 का स्क्वायर आएगा वैसे, ये चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं। तो देखो हाफ से तो हाफ कट गया पहले तो, और m से भी m भी कट गया, यहाँ आया u स्क्वायर और यहाँ आया v स्क्वायर, और ये 3 v2 की वैल्यू पुट करें स्क्वायर करते हैं उसका, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और 9 एलसीएम ले सकते हो उसमें है ना, ऐसे 3 से ही काट दो 3 बार, और 3 ये यहाँ पे प्लस है सॉरी है ना, तो ये हो गया u स्क्वायर माइनस पहले इसको उधर ले आओ v स्क्वायर, और ये हो गया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 3, इसका सब मल्टीप्लाई कर लो, 3 स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, इसको उधर ले आओ तो ये आपका 2u स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो ये 4v स्क्वायर हो जाएगा है ना। पूछा क्या है v की वैल्यू, तो ये 2 से काट दो आप, तो ये हो गया u स्क्वायर इक्वल टू 2v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2, तो v की वैल्यू आ गई u बाई रूट 2। ये चॉइस देखें तो v बराबर u अपॉन रूट 2, डी चॉइस इज करेक्ट। पार्टिकल a ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी रूट 3 i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड collide with another particle b of mass m2 which is at rest initially. Let v1 and v2 be the velocity of the particle a and b after collision respectively. m1 equal to 2m2 after collision, v1 दे रखा है इतना मीटर पर सेकंड, एंगल बिटवीन v1 एंड v2 पूछा है। अच्छा देखो पहले हमें एक पार्टिकल दे रखा है ये a और इसका मास है आपका m, और ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है मान लो v1 वेक्टर से, और v1 वेक्टर दे रखा है रूट 3 i कैप प्लस j कैप। अंदर पार्टिकल b ऑफ मास m2 विच इज, ये दूसरा पार्टिकल है b और ये रेस्ट में है, तो 2 डायमेंशनल कोलिजन हो गया ये है ना। ठीक है, अब कह रहा है कोलिजन करने के जस्ट बाद क्या हुआ है, पार्टिकल ए एंड बी आफ्टर कोलिजन रेस्पेक्टिवली
अच्छा m1 जो मास दे रखा है इसका मास m2 है और m1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2 है। आफ्टर कोलिजन v1 की जो वेलोसिटी हो जाती है इस v1 मास की मतलब पहले वाले पार्टिकल की a की जो वेलोसिटी हो जाती है वो दे रखी है हमें कितनी, v1 वेक्टर i कैप प्लस रूट स्क्वायर रूट आपका 3j कैप। और v2 की वेलोसिटी के बारे में हमें जानकारी नहीं है m2, तो मान लो इसकी वेलोसिटी v2 है ना, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि सारा वेक्टर फॉर्म में है, ये ध्यान रखने वाली बात है ना। तो मोमेंटम कांस्टेंट कर दो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन सिस्टम का, तो p इनिशियल सिस्टम का और वेक्टर फॉर्म में ही लिखना इक्वल टू p फाइनल सिस्टम का। इससे हमने u1 मानना चाहिए अभी शुरुआत में, u1 ये रेस्ट में था, तो m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। m1 की वैल्यू 2m2 पुट कर सकते हो आप और u1 की वैल्यू है अंडर रूट 3i प्लस जे कैप और ये तो रेस्ट में था, और इसको लिख सकते हैं हम m1 की वैल्यू 2m2 और v1 की वैल्यू i कैप प्लस अंडर रूट 3j कैप, और इसका मास m2 और इसकी वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है, तो ये इतना सब कुछ वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब देखो m2 कॉमन लेके कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3i कैप। अच्छा इसको भी मल्टीप्लाई करके इसको दल ले आओ तो माइनस के 2i कैप हो जाएगा देखो, और इधर करेंगे तो ये 2j कैप और इसको दल लेके आएंगे तो माइनस के 2 रूट 3j कैप इक्वल टू v2 वेक्टर। इसमें अगर देखें तो इसमें से आपका i कॉमन ले लो, बस केवल i कॉमन ले लो, कितना ले सकते हैं 2 रूट 3 माइनस के 2, इसमें से j वाले में से भी आप माइनस का j कॉमन ले लो, एक जैसा हो जाएगा ये 2 रूट 3 माइनस के 2, भाई माइनस साइन कॉमन लिए तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू v2 वेक्टर। ठीक है, अब हमें एंगल निकालना है बिटवीन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। v2 वेक्टर भी पता पड़ गया, v1 भी पता पड़ गया, तो देखो इसको इस तरह से कर लो बेटा, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। पहले इसका डायग्राम बना लीजिए, ये 1 लिख सकते हो, i कैप x दर्शन में 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, कंपोनेंट है वेलोसिटी का इसका, और j कैप में रूट 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 मान लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर पर सेकेंड है, x कंपोनेंट हो गया इस वेलोसिटी का, और y कंपोनेंट है थोड़ा सा इससे 1 से बड़ा है, तो ये हो गया रूट 3, ये y कंपोनेंट हो गया, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा v1 वेक्टर। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने यहाँ पे, ये 1 ओनली मैग्नीट्यूड, वैसे 1 i कैप होगा और ये रूट 3 i j कैप होगा, बट मैंने उसका ओनली मैग्नीट्यूड लिखा है। और ये एंगल निकाल लेते हैं हम, ये मान लो θ1 है, तो tan θ1 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो रूट 3 अपॉन 1 जो कि 60 डिग्री की वैल्यू है, तो tan θ1 tan 60 डिग्री, तो θ1 तो आ गया आपका 60 डिग्री। ऐसे ही v2 वेक्टर का डायग्राम बना लो। अब देखो 2 रूट 3 माइनस के 2 है ना, तो ये कुछ x दर्शन में आएगा, और ये आपका क्या करें, थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ छोटा बनाऊँ, तो ऐसे कर देता हूँ, अब अंदाजे से बना देते हैं। ठीक है, ये x कंपोनेंट है इधर, और इसकी मैग्नीट्यूड है 2 रूट 3 माइनस के 2। ऐसे y कंपोनेंट नेगेटिव में माइनस का j है, ये प्लस का j था, ये प्लस का i, ये तो प्लस का i है, लेकिन ये वाली वैल्यू यहाँ पे माइनस लग रहा ना, आगे माइनस का j है तो आपका नीचे की तरफ आएगा, और ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर दिखाना। वैसे चलो ठीक है, 2 रूट 3 माइनस के 2,
और इसका रिजल्टेंट आएगा ये मैंने V2 वेक्टर लिख दिया, V2 वेक्टर। अब ये एंगल मेरे को निकालना है, तो इसमें फिर tan θ2 निकाल दो। tan θ2 परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर है 2√3 2 -k2 और 2√3 -k2, ये कैंसिल हो जाएगा 1। तो θ2 ये tan 45 डिग्री की वैल्यू, तो 45 डिग्री आ जाएगा। अब हमें इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए था, तो एंगल बिटवीन V1 एंड V2 60 प्लस आपका 45, इन दोनों को ऐड कर लो तो 5 और 105 डिग्री, तो D चॉइस इज करेक्ट। द ब्लॉक ऑफ मासेस M, 2M, 4M एंड 8M आर अरेंज इन द लाइन ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। तो ये 4 मास हैं, रेस्ट में रखें एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर। एक अंदर ब्लॉक ऑफ मास M मूविंग विद स्पीड V अलोंग द सेम लाइन, और ये 5वां मास V स्पीड से मूव कर रहा है सेम लाइन में, एंड कोलाइड विद मास M इन परफेक्टली इन इलास्टिक मैनर। ऑल द सब्सिक्वेंट कोलिजन आर ऑल्सो परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, बाय द टाइम द लास्ट ब्लॉक ऑफ मास 8M स्टार्ट मूविंग, द टोटल एनर्जी लॉस इन परसेंटेज, टोटल एनर्जी लॉस in is percentage is P% the original value, the value of P is close to। अब देखो बच्चा क्या कर सकता है इसमें कि पहले इन दोनों का इनलास्टिक कोलिजन कराएं और इन दोनों बॉडी को चिपका के एक बना ले 2M, फिर उसकी कॉमन वेलोसिटी निकाले, फिर वो 2M कॉमन वेलोसिटी वाला फिर इस 2M से टकराए, फिर वो इनलास्टिक कोलिजन करे, फिर 4M की बॉडी बन जाए, फिर उसकी कॉमन वेलोसिटी निकाले, तो इसे बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसी गलती ना करना इसको करने का। एक बात समझिए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें थ्रू आउट द कोलिजन्स मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, थ्रू आउट द कोलिजन, है ना। तो आप ये तो इनिशियल सिस्टम हो गया, है ना, इस इनिशियल सिस्टम का, फिर ये लास्ट वाला फाइनल जब कोलिजन होगा, फाइनल वाला कोलिजन, ये सारे चिपक लेंगे एक दूसरे से, तो टोटल मास बन जाएगा फाइनल कोलिजन में 16M, 2M और 2M 4M, 4M और 4M 8M और 8M और 8M 16M, और इसकी कॉमन वेलोसिटी V, कैपिटल V मान लेते हैं या V डैश मान लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, है ना। और इस पूरे को इनिशियल सिस्टम मान लो, और ये सब जब कोलाइड होके चिपक लिए 16M के हो गए, तब उसकी कॉमन वेलोसिटी निकाल लो भाई। ड्यूरिंग इन सब में ये इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे लगाएगा, तो पूरे मोमेंटम के दौरान नेट फोर्स तो जीरो ही रहेगा सिस्टम का अलोंग एक्स एक्सिस। तो डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ मोमेंटम कंसिडर कर सकते हो, थ्रू आउट द मोमेंटम कोलिजन कांस्टेंट रहता है, ये बात ध्यान रखिए। अब कर लीजिए, पहले इनिशियल मोमेंटम लिख दीजिए इस पूरे सिस्टम का, तो इसका लिखें इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस, और ये फाइनल मोमेंटम आपका सिस्टम का। तो ये कितना हो गया M इंटू V, और इन सब का हो गया 0 इक्वल टू, इसका देखें तो 16M इंटू V डैश, M से तो M कट गया, V डैश की वैल्यू आ गई V/16। अब देखो कह रहा ना टोटल एनर्जी लॉस इज P%, सब कोलिजन होने के बाद जो टोटल एनर्जी लॉस होता है वो यहाँ से निकाल लेंगे फाइनल, और ओरिजिनल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की निकाल लो, तो ओरिजिनल इनिशियल का एनर्जी निकाल लो सिस्टम की, तो ये सब रेस्ट में पहले से, इसकी कितनी हो गई 12mv², और इस वाले की फाइनल सिस्टम की का एनर्जी, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है परफेक्टली, तो मैक्सिमम का एनर्जी लॉस होगा, है ना। तो का एनर्जी लिख रहे हैं 1/2 16M इंटू कॉमन वेलोसिटी V डैश का स्क्वायर, तो ये तो 2 से कट गया, 8M हो जाएगा, और V डैश की वैल्यू आई है आपकी V²/16 इंटू 16, ऐसे लिख लो, 8 से 1 काट दो, फिर दोबारा से 2, तो ये हो जाएगा 1/32 mv², ये फाइनल का एनर्जी हो गई। अब हमें परसेंटेज लॉस निकालना है, टोटल एनर्जी लॉस, एनर्जी टोटल परसेंटेज टोटल एनर्जी लॉस कैसे निकालते हैं भाई। देखो इनिशियल ज़्यादा है फाइनल कम है, तो हमेशा जब भी लॉस हो रहा हो तो हमेशा ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं,
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो नीचे हमेशा इनिशियल ही आता है, ऊपर हमेशा ज़्यादा वाले में से कम, कभी भी परसेंटेज निकाल रहे हो तो हमेशा ज़्यादा वाले में से नीचे वाला कम वाला घटाइए और नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू लिखिए और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतने को बोलते हैं फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। अच्छा, हमसे यही पूछा है और ये दे रखा है कि परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, P% है, तो P की वैल्यू पूछ रहा है तो इसे निकाल लो, ये P दे रखा है हमें, K इनिशियल हाफ mv² माइनस 1/32 mv² अपॉन हाफ mv², mv² कॉमन लेके कैंसिल कर दो और ऊपर से एलसीएम ले लो, कितना 32 लेंगे तो 16 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो गया 15/32 और ये 100 का मल्टीप्लाई हुआ चल रहा है इंटू 2, ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला 2 सबसे ऊपर पहुंच गया, इंटू 100, 2 से ये 16 बार कट गया, तो 15/16 इंटू 100, 4 से और कर दो ये 25 और 4 से ये 4 बार, 15 और 25 का मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो 575 हो गया और ये हो गया, नहीं एक 125 हो गया ये, अच्छा 25 15 2 12 है, हाँ, और ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 2, तो ये आ गया आपका 375 डिवाइड बाई 4। अब इसके इसमें डिवाइड कर लो तो 9 बार फिर 3 फिर 0.75, ये आएगा इसका इतने %, और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है इसीलिए इसे 94% के करीब हमें लिखना चाहिए, तो 94% आपका इसका आंसर होना चाहिए, तो डी चॉइस इज करेक्ट। डी चॉइस इज इंटीजर टाइप नहीं है, चॉइस दे रखी है 94%। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।